ऐसे तो सर थोड़ा डिस्प्ले। सा एक कनेक्शन में इशू आ रहा है। बाकी जी ये मेरी टीम हमारे साथ है, ये अशोक यहाँ पर है, ये आपको बताएगा एफएसएसआई में सेफ्टी और स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है। जब जी। खाना बनाते हो तो क्या क्या ध्यान रखते हैं सेफ्टी का। नहीं, अंकुर जी, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ क्या क्या ध्यान रखते हैं। मेरा प्रश्न एकदम सरल है सर। मेरा प्रश्न ये है कि अगर एफएसएसएआई के नाम में सेफ्टी और स्टैंडर्ड दो अलग अलग शब्द हैं, तो इन दो शब्दों का मतलब क्या है, खाना बनाने में क्या ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं एक साधारण सरल बात ये कर रहा हूँ कि बताएंगे आपको, ये अशोक जी हैं लाइन पे मेरे जी साथ, ये बताएंगे जी, आपको। अशोक सर बताएं। जी नमस्कार सर। जी सर। जी हेलो। अशोक सर, आपकी आवाज आ रही हेलो। है, जी बताइए। यस सर। नमस्कार सर, अशोक बात कर रहा हूँ बेल कपूर से, मैक्स जी बेल सर। कपूर जी हॉस्पिटल से। जी तो सेफ्टी तो हमारी सर ये है कि हम अपने पीपी किट पूरी पहन के काम करें सर। सर, और अपने जो साफ सुथरा ना हो, ना कि कोई फिसले या वहाँ ऑयल ना गया हो, और पीपी किट प्रॉपर होनी चाहिए सर। मास्क, ग्लव्स, शूज, अंकुर, एप्रन, अशोक जी, कैप्स। तो अशोक सर, मैं तो ये होगी सर हमारी। जी, अशोक सर, मैं आपकी सेफ्टी की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं खाने की सेफ्टी की बात कह रहा हूँ। जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम में सेफ्टी शब्द का प्रयोग किया गया, तो वहां पे सेफ्टी का क्या मतलब है? मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है बाकी लोग को? सुरेंद्र जी, राहुल खत्री जी, हेलो। राजू जी। जी सर। पवन बिलिंग, पवन जी, आवाज आ रही है आपको? मेरा एक बड़ा सरल सा प्रश्न है कि अगर एफएसएसएआई के नाम में सेफ्टी वर्ड प्रयोग किया गया है, स्टैंडर्ड शब्द प्रयोग किया गया है, तो कुछ तो जरूरी होगा, तभी ना नाम में ही हेलो। रख दिया गया। जी जी बताइए। हेलो। जी राहुल सर बोलिए। सर आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। बिल्कुल, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है राहुल जी। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, मैं फिर से एक बार ज्वाइन कर। अच्छा, ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन कर लें। बाकी लोग सोच के बताएं, सेफ्टी और स्टैंडर्ड का क्या मतलब है आपके लिए? बोलो बोलो। जी राहुल हेलो सर बताइए, आपकी आवाज आ रही। सर, अशोक आपको बताएगा सर। एक्चुअली इसके फोन में कोई दिक्कत है तो मेरे फोन के थ्रू बता रहा है सर। हाँ, लेकिन आप भी बता सकते हैं, और जब आप वहां पे सर हिस्सा है बिल्कुल, मैं भी सिस्टम बता का। सकता हूँ जी सर। फूड सेफ्टी से हमारा रिलेटेड। जी बताएं। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हमें। बाकी लोग जिनको आवाज। आवाज आ रही है? जी जी राहुल सर, आपके पास से आ रही। सुरेंद्र सर जी, आपकी आवाज शिवांगी नहीं आ रही है मेरे राजपूत को। जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? शिवांगी राजपूत जी, आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है मैम? हेलो। जी सर। हेलो हाँ जी सर, आपकी सर। आवाज आ रही है। जी। सर मैं, ये फूड सेफ्टी के लिए तो हम क्या टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? हम्म, बिल्कुल ठीक बात है। जो खाना है, हाँ जी, खाना जो हम
जनवरी में लगाते हैं, 75 से अब लगाते हैं। पेशेंट को जो सर्व होता है वो 75 से ऊपर होता है जी। जी कोल्ड रूम में जो हम खाना अंदर रखते हैं उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेके अंदर रखते हैं। उस पे डेट और स्टिकर लगाते हैं 12 घंटे का। जी किसी का 6 घंटे की डेट होती है सर, उस पर 6 घंटे का स्टिकर लगाते हैं। जी जी बिल्कुल हाँ ठीक जी। बात है जी और जी हाँ, अशोक और सर जैसे कोल्ड रूम में खाना सबसे ऊपर वेजिटेबल होगा, उससे ऊपर अनकुड होगा, उसके ऊपर कुकड होगा, और सबसे नीचे जो चिकन वाला है वो होता है सर। जी जी अशोक जी तो बिल्कुल ठीक बात है अशोक जी हाँ जी। आपने अपने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बताया जो आप अपने किचन में अपने यहाँ हॉस्पिटल में देख रहे हैं मेरा आप सबसे स्पष्ट आग्रह ये है कि हम यहाँ पे एफएसएसएआई के नाम की बात क्यों कर रहे हैं हम जी एफएसएसएआई के नाम की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम ये समझना चाहते हैं कि एफएसएसएआई के नाम से उसके काम का हमें अंदाजा लग जाए तो अगर एफएसएसएआई के नाम में सेफ्टी शब्द है इसका मतलब ये है कि एफएसएसएआई की जी जिम्मेदारी है कि जो खाद्य पदार्थ जो खाना जो आप अपने पेशेंट को विजिटर को डॉक्टर्स को दे रहे हैं वो क्या रहे सुरक्षित रहे सुरक्षित सुरक्षित का मतलब क्या हुआ ऐसा खाना सुरक्षित। जिसको खा के बीमार ना पड़े एकदम सीधी बात है फूड सेफ्टी का मतलब है कि अगर जी जी हमने जी कहा हमारा खाद्य पदार्थ सेफ है सुरक्षित है तो उसको खा के बीमार ना पड़े यही सबसे पहली जिम्मेदारी एफएसएसएआई की है और हम सबकी ये पहली जिम्मेदारी है कि खाना हम इसलिए थोड़ी खा रहे कि हम उस खा के बीमार पड़ जाए खाने का स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यानी खाना सुरक्षित होना चाहिए पहली जिम्मेदारी एफएसएसएआई की ये है इसलिए सेफ्टी शब्द यहाँ है दूसरा शब्द देखिए कौन सा है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं स्टैंडर्ड का अर्थ क्या हुआ मानक 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 का मतलब क्या हुआ मानक का मतलब क्या हुआ अगर हमने कहा कोई सा भी खाद्य जी कोई सा भी मानक खाद्य खाद्य पदार्थ पदार्थ। है कोई सा भी खाद्य पदार्थ है जी उसकी एफएसएसएआई ने ये तय कर रखा है कि उस पदार्थ में क्या हो सकता है यानी क्या हम डाल सकते हैं और क्या नहीं हो सकता है ध्यान से समझने वाली बात क्या हुई सेफ्टी का मतलब हुआ कि खाना सुरक्षित है और स्टैंडर्ड या मानक का अर्थ हुआ कि हर खाद्य पदार्थ के लिए हमें देखना होगा हम उसमें क्या डाल सकते हैं क्या मिला सकते हैं और क्या नहीं मिला सकते यानी क्या नहीं होना चाहिए है ना इसीलिए एफएसएसएआई का नाम क्या है फूड यानी खाद्य सेफ्टी यानी सुरक्षा स्टैंडर्ड यानी मानक प्राधिकरण यानी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी हम मानक सब की खाद्य। भी बड़ी जिम्मेदारी क्या हो गई जो भी खाना हम देंगे वो कैसा होना चाहिए पहला हमने सीखा सुरक्षित होना चाहिए खा के बीमार ना पड़े दूसरा हमने सीखा उसके सुरक्षित। मानक पूरे होने चाहिए यानी जो खाना हम बना रहे हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डालना अलाउ है और क्या क्या डालना अलाउ नहीं है ठीक बात अब देखिए जी थोड़ा सा कानून की बात कर लेते हैं अगर हमने कहा कि एफएसएसएआई की आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि खाना सुरक्षित रहे अगर खाना नहीं सुरक्षित है यानी ऐसा खाना हो गया कि उसको खा के बीमार पड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं अनसेफ यानी असुरक्षित असुरक्षित है ना अनसेफ अभी अनसेफ या असुरक्षित तो हो गया खाना अंश। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा खाना खा के बीमार पड़ जाएंगे अगर कोई खाद्य पदार्थ अनसेफ बीमार हो गए। जी अगर आपके अस्पताल में होटल में रेस्टोरेंट में किचन में कोई ऐसा खाना मिलता है जिसको खा के कोई बीमार पड़ जाए तो ऐसा इस प्रकार का कार्य करने को हमारे कानून में क्या बोला गया है हमारे कानून में बोला गया है क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक ऐसी गलती जिसके लिए फाइन भी लगेगा एक ऐसी गलती जिसके लिए फाइन भी लगेगा और जी जिसके लिए सजा या जेल का भी जो प्रावधान है बात समझ आ रही है जेल हो सकती है। यानी यानी हमने क्या कहा जी अच्छा
कैसे कोई खाद्य पदार्थ असुरक्षित हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, कोई कारण सोच के बताइए। कोई खाद्य पदार्थ असुरक्षित कैसे हो सकता है? एक बड़ा सरल सा साधारण सा खाना, एग्जाम्पल। जी जी बताएं जैसे सर। खाना ऐसे भी हो सकता है, या तो सर हमने कोई साफ बर्तन में खाना नहीं नहीं डाला है, या उसको वाइपिंग करके नहीं डाला है, या हमारा उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, उससे खाना बिल्कुल ठीक, असुरक्षित हो सकता है सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्मार्ट जवाब अशोक सर, बिल्कुल वंडरफुल, बिल्कुल जी ठीक सर। बात। असुरक्षित का मतलब क्या हुआ कि खा के बीमार पड़ सकते हैं। कैसे पड़ सकते हैं? खा के उसमें, जी पेशेंट या अटेंडेंट बीमार हो सकता है सर उससे। जी, यानी उसमें अगर कोई ऐसा चीज है कि जूठा लगा रह गया प्लेट में, उसकी वजह से भी वो खा के बीमार पड़ सकता है। हो सकता है खाना, अगर हमने कहा कि भाई ये खाना 2 घंटे में खा लिया जाना था, लेकिन 4 घंटे बाद वो कचौड़ी, 4 घंटे बाद वो समोसा दिया और वो समोसा खराब हो चुका है, वैसा समोसा खाए तो पेट खराब हो गया, उल्टी आने जी। लगी, हमने कहा फूड पॉइजनिंग हो गया। इसको क्या बोला? असुरक्षित। या एक बड़ा सरल सा एग्जांपल, हम सब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमें जो हेयर नेट पहनना है वो कान पे भी ढक के पूरे बाल को ढके रहना है। क्यों? अगर बाल का एक टुकड़ा खाने में गिर गया, ऐसा खाना खा के कोई बीमार पड़ेगा या नहीं अंदर पड़ेगा? अंदर अंदर। अगर किसी आपने कोई जी। दाल बनाई या कोई सब्जी बनाई और उसमें बाल का टुकड़ा गिर गया, ऐसा खाना खा के बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? बताइए। जी। बिल्कुल पड़ेंगे। यानी इसी एक बीमार सरल सी अपने को, अनहाइजीनिक होगा सर वो। अनहाइजीनिक भी होगा और किसी ने ध्यान नहीं दिया वो बाल खा गए, तो वो उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है ना? तो किस कैटेगरी में आ गया? जी। असुरक्षित हो गया खाना, है ना? यानी बड़ा छोटा सा कारण, असुरक्षित सर। बड़ा छोटा सा कारण था कि बाल का टुकड़ा खाने में गिर गया, लेकिन उससे खाद्य पदार्थ हमारे कानून में किस कैटेगरी में आ गया? असुरक्षित के। यानी उस पे फाइन भी लगेगा असुरक्षित में। और जेल का भी प्रावधान है। तो अपने को क्या देखना है? हर वो कारण जिसके कारण खाद्य पदार्थ असुरक्षित हो सकता है, उस कारण से हमें बचना है। तो हमें क्या करना है, कैसे हमें ध्यान रखना है, उस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जब हमने कहा कि भाई टाइम का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, तब हमने ये कहा कि कौन सा टेम्परेचर का ध्यान रखना है, कैसे कुक्ड खाने का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक जरूरी जानकारी क्या कहलाती है? एक जरूरी जानकारी आप लोगों को क्या जानकारी है भाई? जिस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा कीटाणु पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस आते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं? डेंजर जोन। यानी ऐसा तापमान जिसपे डेंजर जोन, सबसे डेंजर सब जोन। जी, एक ऐसा तापमान जिसपे सबसे ज्यादा कीटाणु हो सकते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा वायरस हो सकते हैं। तो वो तापमान क्या है? 5 डिग्री से ज्यादा और 60 डिग्री सेल्सियस से हाँ। यानी इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम खाद्य पदार्थ रख रहे हैं, फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि खाना 5 डिग्री से कम रहे, ताकि उसमें ये जो कीटाणु है, ये सारे कीटाणु पैदा ना हो। या हम क्या चाहते हैं कि खाना 60 डिग्री ज्यादा से ऊपर रखे, जिसमें आप कैसे रखते हैं? बेनमारी में रखते हैं ना, और ऊपर। उबलते पानी में रखते हैं, जिससे खाना गर्म जी, रहे। बेन वेरी का। और हम लोग जी। कहते हैं कि भाई हॉट सर्विंग के लिए रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? उसका कारण क्या है? 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पे जब उसका खाना कारण रखते हैं, टेम्परेचर में। जी, तो 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पे खाना रखते हैं, तो ये सारे कीटाणु उसमें पैदा नहीं होते हैं, है ना? तो हमने क्या सीखा? नहीं होते। कीटाणुओं को क्या पसंद है? बैक्टीरिया, वायरस को, पैथोजेंस को क्या पसंद है? जो हमें पसंद है वही उन्हें पसंद है। हमें क्या पसंद है? हमें खाना पसंद है, उनको भी खाना पसंद है। हमको जितनी नमी पसंद है, बहुत ज्यादा चिपचिपा, बहुत ज्यादा नमी हो जाती है तो भी हमें बहुत खराब लगता है, बहुत कम नमी हो जाती है तो भी हमें खराब लगता है। तो जो टेम्परेचर हमें, जितनी नमी पसंद है, उतनी नमी कीटाणुओं को भी पसंद है। जो टेम्परेचर, जो तापमान हमें पसंद है, हमें कौन सा तापमान पसंद है? रूम टेम्परेचर हो 20-25 डिग्री, 30 डिग्री तक हो तो चलेगा। यही तापमान कीटाणुओं को भी पसंद है। इसी तापमान पे वो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं।
और सबसे ज्यादा और क्या पसंद है कीटाणुओं को? कीटाणुओं को पसंद है खाली बैठना, यानी खूब ढेर सारा उनके पास समय हो ताकि वो अपनी जनसंख्या को दुगना तिगुना चौगुना बढ़ाते रहें। तो ये ग्रोथ कर चार सके। जी, ये चार ऐसे कारण हैं जिससे किसी भी खाने में, जो कुक्ड खाना है जो हम लोग के किचन में बनता है, उस खाने में कीटाणु पैदा हो सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना होगा? हमें यह ध्यान देना है कि इन्हीं कारणों को कम कर दे, यानी जो कीटाणु को पसंद है उसका उल्टा माहौल बना दे तो कीटाणु पैदा नहीं होंगे। अब जैसे हमने कहा कि भाई रूम टेम्परेचर कीटाणु को पसंद है, इसीलिए हमने बात करी डेंजर जोन की, कि 5 डिग्री से कम पे या 60 डिग्री से ज्यादा पे अगर हम खाना रखेंगे तो यहाँ कीटाणु की जनसंख्या, जो इन टेम्परेचर पे कीटाणु की जनसंख्या नहीं पैदा होगी। लेकिन 60 डिग्री से कम और 5 डिग्री से ज्यादा, यानी कमरे में रख दिया, बिना फ्रिज में रख दिया, तो क्या होगा? खाना खराब हो सकता है ना? इसीलिए याद होगा जब आपके यहाँ ऑडिट में हम लोग आए थे तो हम लोग खाने के टेम्परेचर की बात कर रहे थे। आपको क्या ध्यान देना है? जैसे किसी डॉक्टर के लिए आला जरूरी है ना, जैसे किसी डॉक्टर के लिए आला जरूरी है, उसी तरीके से हम सारे लोग जो जी। अपने किचन्स में काम कर रहे हैं, हम लोग के लिए क्या जरूरी है? प्रोब थर्मामीटर। प्रोब थर्मामीटर क्या होता है? पेचकस की तरह थर्मामीटर होएगा। और आपको क्या करना है? आपने देखा होगा जो आपके यहाँ शेफ होते हैं ना, उन शेफ के यहाँ शर्ट में कैविटी होती है। वो क्यों होती है? वो क्यों होती है? पेन रखने के लिए होती है? पेन रखने के लिए होती है? शर्ट में यहाँ जो ऐसे जगह बनी जी। होती है वो पेन रखने के लिए होती है? नहीं, वो नहीं किसके लिए नहीं सर, होती है? टेम्परेचर रखने के लिए। हाँ, टेम्परेचर ओ वो रखने के इनका लिए होती है ये। आपके सामने क्या है? प्रोब थर्मामीटर। आप सब लोग कमर्शियल फूड इस्टेब्लिशमेंट में है ना? फूड थर्मोमीटर। जी, फूड थर्मामीटर या प्रोब थर्मामीटर जी। इसको कहते हैं। आप हाँ जी, लोग यही। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में है तो आपके पास ये होना चाहिए। जो खाना बन जी। रहा है उसका क्या तापमान है वो भी आपको देखना है। जो खाना सर्व हो रहा है उसका क्या तापमान है वो भी आपको ध्यान देना है ना? जिसको हमने क्या कहा? टेम्परेचर कंट्रोल। क्या हमने सीखा? खाना हमेशा 60 डिग्री से ऊपर सर्व करेंगे जो गर्म खाना है, और जो ठंडा खाना है उसको स्टोर कैसे करेंगे? 5 डिग्री से नीचे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? कौन सा नियम हमें याद रखना है? हमें कौन सा नियम याद रखना है? हमें याद रखना है 2 आवर रूल, 2 घंटे का नियम। 2 घंटे का नियम क्या कहता है? 2 घंटे का नियम क्या कहता है? ये नियम भाई, 2 घंटे का नियम ये कहता है कि मान लेते हैं अभी खाना बना 10 बजे, है ना? और हमने उसको ना तो बेनमारी पे रखा, यानी 60 डिग्री के ऊपर नहीं रखा, ना तो उसको फ्रिज में रखा, 5 डिग्री के नीचे भी नहीं रखा। तो 2 घंटे का नियम क्या कहता है? 2 घंटे के अंदर इस गरम गरम खाने को खा लिया जाए। यानी अगर 10 बजे खाना बना तो कितने बजे तक ये खाना खा लिया जाना चाहिए? 12 बजे तक। बात समझ आ रही है? कब? जब हम साधारण कमरे के तापमान पे ये खाना रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो 2 घंटे के अंदर ये खाना हम सबको क्या कर लेना है? खा लेना है। लेकिन आप सबको भी पता है कि 2 घंटे में तो खाना खत्म हो नहीं पाता, क्योंकि पेशेंट के पास जाना है, लोग बार बार अलग अलग समय पे लंच करने आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 चीजें हैं। क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें? 2 चीजें हैं। सबसे पहला नंबर, पहला ये ध्यान देना है, क्या जो खाना है वो रूम टेम्परेचर पे रखा जा रहा है, यानी सामान्य टेम्परेचर पे रखा जा रहा है, सामान्य तापमान पे रखा जा रहा है। अगर खाना सामान्य तापमान पे रखा जा रहा है तो 2 घंटे के अंदर खाना खा लिया जाना चाहिए, सर्व कर दिया जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर नहीं खा पा रहे हैं, 2 घंटे के अंदर नहीं खा पा रहे, तो जैसे ही 2 घंटा पूरा होता है एक बार खाने को क्या करेंगे? रीहीट करेंगे। रीहीट करेंगे यानी एक बार गरम कर सकते हैं। ध्यान रखना है ना? 2 आवर रूल क्या हुआ?
अगर 10 बजे खाना बनाया तो 12 बजे तक खा लिया, नहीं 12 बजे खा पाए तो 12 बजे एक बार दोबारा गर्म कर दिया। अब अगर एक बार दोबारा गर्म कर दिया, कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है? 70 डिग्री से ऊपर या 75 डिग्री से ऊपर। अब 75 डिग्री दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो जो थर्मामीटर आपको दिखाया वो लगा के देख लीजिए, या जब खाना पूरा अच्छे से उबलने लगे तो ये मानेंगे कि 75 डिग्री हो गया। 75 डिग्री पे कम से कम 2 मिनट के लिए खाना को उबाल लीजिए, और फिर खाना कितनी देर और चल जाएगा, खाने की जिंदगी कितनी देर और बढ़ गई? 4 घंटे। फिर खाना 4 घंटे और चल जाएगा। यानी कोई ऐसा खाना जो 60 डिग्री सेल्सियस यानी बेनमारी पे नहीं होल्ड कर रहे हैं या फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, उस खाने की पूरी जिंदगी कितनी होती है? 6 घंटे। 6 घंटे से ज्यादा ना तो आप कचौड़ी, ना आप समोसा, ना आप पूड़ी, ना आप सब्जी, ना आप भटूरा, ना आप दाल, ना आप कोई सा भी कुक्ड खाना 6 घंटे से ज्यादा आप प्रयोग नहीं कर सकते। यानी 2 घंटे के अंदर खा लिया, 2 घंटे में नहीं खत्म हुआ तो एक बार उसको रीहीट किया, गर्म किया कम से कम 75 डिग्री पे, और रीहीट करने के बाद 4 घंटे के अंदर उसको खत्म करना है। अगर 4 घंटे में फिर नहीं खत्म होता है तो रीहीट दोबारा नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? आना आना बोलिए जल्दी से, बात समझ आई? यस नो बोलिए। हाँ जी यस बिल्कुल सर। सर। बिल्कुल समझ आ आई, रही है चलिए। सर। फिर अनम्यूट करके जल्दी से जी अशोक कुमार जी सबको बता दीजिए क्या समझा आपने, समझ में आ रहा है। क्या सीखा आपने, सबको बताइए। सर जी जी सर, अभी आपने बताया कि अगर 2 घंटे का नियम का जो वो है, हम्म, खाने का जो नियम है 2 घंटे वाला, ठीक है, ठीक। उसको हम उसका खाने का समय 2 घंटे है। अगर हम उस खाने को 2 घंटे के अंदर खा लेते हैं तो ठीक है। अगर हम उस खाने को 2 घंटे के अंदर नहीं खा पाए, या हम सेव नहीं कर पाए अटेंडेंट को या पेशेंट को, तो हमें उसे दोबारा खाना गर्म करना है 75 डिग्री पर 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल ठीक। ठीक है। और हाँ, और अगर अगर ये तो हमने खा लिया, अगर फिर भी नहीं खाना सेव कर पाए, खाना गर्म नहीं करना है और यूज नहीं करना है। जी बिल्कुल ठीक। और इस हाँ जी। ठीक। जी अशोक जी, तो बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन अशोक जी आपको क्या ध्यान रखना, ये हम किस खाने के लिए बात किए हैं? जो खाना रूम टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे रूम जो टेम्परेचर। फ्रिज में रखे हैं, ना उसकी बात कर रहे जो बेनमारी पे है ना। इसको क्या बोला? दो नहीं नहीं घंटे हाँ, का सर, नियम, है ना। यानी दो बातें रूम टेम्परेचर। सीखी। जी, जी दो बातें यहाँ जी, पे दो हमने घंटे का सीखी। नियम सर। जी, दो बातें सीखी, कितनी देर तक खाना रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और दूसरी बात हमने क्या सीखी, किस तापमान पे खाना गर्म करना है। दोनों बातें सीख ली। एक बात और जरूर ध्यान रखिएगा, बेनमारी में खाना कभी गर्म नहीं किया जाता। खाना हमेशा फ्लेम पे लाके गर्म करेंगे। बेनमारी पे क्यों नहीं गर्म किया जाता? क्योंकि खाना एक जैसा गर्म नहीं हो पाता बेनमारी पे ना, फिर धीरे धीरे गर्म होगा तो उसमें फिर जी जी कीटाणु के बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है। तो खाना वापस से आपको बर्तन में डालना है, फिर उसको फ्लेम पे चूल्हे पे गर्म करना है, उसके बाद दोबारा वहां सर्व करने के लिए रख देना है। ध्यान रहेगा 2 घंटे का नियम। आना तो बोलिए, है ना। जो 2 घंटे का नियम है वो किन बातों पे निर्भर किया? टेम्परेचर पे निर्भर किया, गर्माहट पे, और समय पे निर्भर किया। 2 घंटे का नियम यही कहलाता है। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक और जरूरी मसले पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेन। कभी आपने सुना है, राजू जी आपने सुना है कभी कि किसी आदमी को किसी चीज से एलर्जी है? एलर्जी के बारे में सुना है? कोई भी अनम्यूट करके बताए। राहुल खत्री जी, पवन जी, मोहन जी, सुनील ठाकुर हाँ साहब। जी एलर्जी क्या यस सर। होती है? क्या होती है एलर्जी? क्या होती है एलर्जी? हेलो। जी सर। पवन सर, एलर्जी क्या है? तो किसी को सिर्फ दूध से एलर्जी हो सकती है, कोई किसी सब्जी से एलर्जी हो सकती है, जैसे आलू नहीं खाना किसी को, जी। ऐसे बहुत से आइटम होते हैं। किसी को ब्रेड पसंद नहीं होता, किसी हम्म। को बटर पसंद नहीं होता, सर ये होता है एलर्जी।
जी कुछ जी, परेशान हो जाते हैं, जैसे किसी ने दूध पी लिया उसको उल्टी हो गई, दूध पीने से बिल्कुल उल्टी हो ठीक जाती बात, है, तो इस बिल्कुल ठीक बात। पवन जी ने स्मार्ट जवाब दिया। लेकिन क्या ध्यान रखना है पवन सर, एलर्जी मतलब पसंद नापसंद नहीं है। एक आपको जैसे उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है? मान लेते हैं आपके सामने कुछ फोटोज हैं। ये फोटो वो है दुनिया में मैक्सिमम। पहले तो एक आपको उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई खाना हमने बनाया, वो खाना 100 लोगों को खिलाया गया। 100 लोगों को खिलाया गया। इनमें से 98 लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, तबीयत खराब नहीं हुई। लेकिन दो ऐसे लोग थे जिनको ये खाना खा के उल्टी शुरू हो गई, स्किन पे लाल लाल निशान पड़ गए, तेज बुखार आ गया, पेट गड़बड़ हो गया। तो हम लोगों ने कहा अरे, यही खाना यही खाना तो 98 लोगों ने खाया लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, और यही दो लोगों ने खाया और ये बीमार पड़ गए। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कहेंगे? इन दो लोगों को इस खाने से क्या है? एलर्जी है ना? इस खाने से एलर्जी है। अच्छा, एलर्जी की एक बड़ा चिंता करने वाली बात है। क्या चिंता करने वाली बात है? एलर्जी का कोई भी इलाज नहीं है। कोविड, जैसे कोविड है ना, कोविड 19 में हम लोग को वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन क्या काम करती है? हमारे शरीर के अंदर जाके एंटीबॉडी बना देती है। जब भी कोरोना वायरस आता है, कोरोना वायरस को मार के भगा देता है ना? एलर्जी के साथ भी यही है। एलर्जी मतलब क्या? हमारा शरीर ये मानता है कि जब भी हमारे शरीर में दूध आएगा, तो दूध कोई बाहरी है, दूध कोई वायरस है, दूध कोई बैक्टीरिया है, और हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या करता है? एंटीबॉडी बना लेता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने लगता है, जिससे हमें बुखार आने लगता है, उल्टी आने लगती है, जो है लाल लाल निशान शरीर पे पड़ने लगते हैं। और इसकी विडंबना क्या है, परेशानी क्या है? एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, एलर्जी की कोई दवाई नहीं है। एलर्जी जो रिएक्शन हुआ वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन आप ये सोचे कि अगर आपको दूध से एलर्जी और कोई दवाई खा के वो एलर्जी खत्म हो जाएगी, वो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमारे भारत सरकार ने, अच्छा आप एक बात बताइए, अगर किसी को किसी खाने से एलर्जी है, यानी 100 में से 98 लोगों को एलर्जी नहीं है और 2 लोगों को एलर्जी है, तो क्या ये 98 लोग भी वो खाना नहीं खाए? नहीं, ये 98 लोग तो वो खाना खाएंगे, क्योंकि इनको उस खाने से परेशानी नहीं है। इन 2 लोगों को उस खाने से परेशानी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बता सकते हैं हम लोग क्या करें कि इन 2 लोगों को एलर्जी ना हो? कोई बताएगा अनम्यूट करके, क्या करें कि 2 लोगों को जिनको एलर्जी है वो बीमार ना पड़े हैं खाना खा के? मोहन जी, शिवांगी राजपूत मैडम, संदीप राजपूत जी, विजय जी, सुनील ठाकुर जी, रोहित गौतम जी, क्या करें? 100 में से 98 लोग की तबीयत नहीं खराब होती है, वो खाना खा के 2 लोगों की खराब हो जाती है। अब ये 2 लोगों की जिनकी तबीयत खराब हो रही है, उनकी तबीयत ना खराब हो इसके लिए क्या करें? सोच के बताइए जल्दी से। उस चीज से दूर रहना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सरल सी बात है कि भाई जिसकी तबीयत खराब हो रही है वो चीज ना खाए, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन पवन जी एक बात तो बताइए, वो उससे दूर कब रहेगा? जब उसको पता लगेगा ना कि इसमें ये चीज है कि नहीं पवन जी? जैसे मान लीजिए आपने एक सैंडविच बनाया, अब किसी को दूध से एलर्जी है, उस सैंडविच में मेयोनीज थी, मेयोनीज डालते हैं ना, सफेद रंग का मेयोनीज। अब आप देखते हैं मेयोनी 2 तरीके की आती है, एक होती है अंडे वाली, एक बिना अंडे वाली। एक राहुल होती ने है बिल जिसमें सेटल कराया क्या? एक होती है जिसमें दूध होता है, मिल्क सॉलिड होता है, एक होती है जिसमें दूध या मिल्क सॉलिड नहीं होता है। तो कैसे वो पहचानेगा कि ये मेयोनीज अंडे वाली है, ये मेयोनीज दूध वाली है, ये वाली अंडे वाली नहीं है, ये वाली दूध वाली नहीं है? कैसे पहचानेगा? अनम्यूट करके बताइए, कैसे ये जानेगा कि पैकेट हमारे को पे ये वाली? लिखा जी होता है सर उसमें। जी, फिर से बताएं। सर जो मेयोनीज होती है उसके पैकेट पे सर लिखा होता है, अगर ऐड होता है तो उस पे लिखा होगा, अगर नॉन वेज वेजिटेरियन लिखा होता है सर। बिल्कुल ठीक बात है पवन जी, लेकिन समस्या ये, वो पैकेट तो हम किचन में खोल के हमने ब्रेड पे लगा दिया सैंडविच के लिए। अब कस्टमर को तो वहां पे वो पैकेट जाएगा नहीं, कस्टमर को तो केवल सैंडविच दिखेगा। तो कस्टमर को कैसे बताएं कि इसमें दूध है या नहीं, या इसमें एग है या नहीं? जल्दी से बताइए, कौन सबसे स्मार्ट है, कौन जवाब देगा?
कैसे बताएं सुनील ठाकुर जी, मोहन जी? लेबल करेंगे इसको, बिल्कुल सैंडविच को ठीक, लेबल करेंगे, बिल्कुल ठीक उसके बात, इंग्रेडिएंट के साथ क्या क्या उसके अंदर डालना है हमने। बिल्कुल ठीक बात है राहुल सर। बड़ा सरल सी बात है ना। हमारा कस्टमर जो है या हमारे पेशेंट जो है, हमारे विजिटर जो है, वो हमारे किचन में तो आके नहीं देखेंगे कि हमारे पैकेट पे क्या लिखा है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है पहचानने की कि कौन कौन सी चीजों से एलर्जी हो सकती है। और जब हम मेन्यू कार्ड बनाएंगे या डिस्प्ले बोर्ड बनाएंगे, तो जहां पे हमने लिखा सैंडविच, वहां पे दो छोटे छोटे अंडे बना दिए, ताकि जो कस्टमर है उसको समझ आ जाए कि इस सैंडविच में कोई ऐसी चीज डली है जिसमें अंडा हो सकता है। या हमने लिखा सैंडविच और यहाँ छोटा सा दूध बना दिया, दूध की बोतल बना दिया, या लिख दिया कंटेन्स मिल्क, इसके अंदर दूध है। तो जब ये सैंडविच ऑर्डर करने वाला होगा कस्टमर, तब जाके उसको पता हो जाएगा कि अच्छा, इस सैंडविच में ऐसी कोई चीज है जिससे हमें एलर्जी हो सकती है। और अब एफएसएसएआई एक कदम आगे बढ़ चुका है। 17 नवंबर 2021 से इस तरीके से डिस्प्ले बोर्ड, इस तरीके से मेन्यू कार्ड लिखना मैंडेटरी हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगा। अपने मेन्यू पे, अपने डिस्प्ले बोर्ड पे एलर्जन इंफॉर्मेशन देना। बात समझ आ रही है क्या? अभी आपके अस्पताल में जो मेन्यू है, जो डिस्प्ले बोर्ड है, उसमें आप एलर्जी नहीं लिखते होंगे, तो लिखना शुरू कर दीजिए। 17 नवंबर 2021 से कानूनी रूप से लिखना जरूरी हो जाएगा। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर उसका भी फाइन पड़ेगा। अब किन किन चीजों से एलर्जी हो सकती है आपके सामने है। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें गेहूं है, जिसमें ओट है, जिसमें बार्ली है, उसमें ग्लूटेन हो सकता है ना। तो इन चीजों से अगर कोई आपका सैंडविच बन रहा है, उस इन चीजों से कोई आपका खाद्य पदार्थ बन रहा है, कोई बिस्किट है, कोई ब्रेड है, कोई चीज आपने, कोई समोसा है जिसमें ऐसे गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें ग्लूटेन हो सकता है, तो फिर आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कंटेन्स ग्लूटेन। यानी एक ऐसा प्रोटीन इसके अंदर है जिससे एलर्जी हो सकती है। यानी एक जिम्मेदार खाद्य, जिम्मेदार व्यक्ति, अपने जिम्मेदार फूड सेफ्टी प्रोफेशनल, जिम्मेदार कुक, जिम्मेदार शेफ होने के नाते, जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें क्या करना है? हमें अपने किचन में ये लिस्ट लगानी है। सब लोग इसका प्रिंट आउट, ये ईमेल भी आपको मैं भेजूंगा, ये लिस्ट, इसका आपको हिंदी में प्रिंट आउट निकाल के लगाना है। क्या क्या? गेहूं या उससे बने पदार्थ हो सकते हैं, अंडे या अंडे से बने पदार्थ हो सकते हैं, मछली या मछली से बने पदार्थ हो सकते हैं, मूंगफली, सोयाबीन या उनके पदार्थ हो सकते हैं। अब जो खाना आप मूंगफली के तेल से या सोयाबीन के तेल से बना रहे हैं, उस खाने पे अपने मेन्यू में या डिस्प्ले बोर्ड पे लिख देंगे कि ये सोयाबीन इसमें हो सकता है, इसमें मूंगफली हो सकती है ना। जिससे अगर किसी को एलर्जी है तो वो वाला भटूरा लेगा ही नहीं आप जो सोयाबीन के तेल में बनाए होंगे। जिसमें दूध या दूध के पदार्थ है, वहां पे आपको छोटा सा अपने डिस्प्ले बोर्ड पे या मेन्यू पे लिखना पड़ेगा। जिसमें नट्स हैं, जिसमें बादाम है, जिसमें अखरोट है, कोई ऐसी चीज जिनसे एलर्जी हो सकती है, इन 8 पदार्थों का लिस्ट आपको अपने यहाँ पे बना के रखना है। आपको 17 नवंबर 2021 से कानूनी रूप से ये जरूरी हो जाएगा। ये लिस्ट हम आपको भेजेंगे। आप जब भी अपना नया मेन्यू बनाएंगे, नया डिस्प्ले बोर्ड बनाएंगे, उसमें इन चीजों के अगर आपका इंग्रेडिएंट है, तो निश्चित रूप से आपको मेन्यू पे लिखना जरूरी हो जाएगा। दूसरी बात, एक और जरूरी बात, आपको भी तो तब पता लगेगा इनके अंदर कोई चीज है जो एलर्जी वाली है, जब आप लेबल पढ़ेंगे, है ना। सीधे सीधे तो अगर हमने दूध का प्रयोग किया, क्रीम का प्रयोग किया, पनीर का प्रयोग किया, मलाई का प्रयोग किया, तो पता लग जाएगा। लेकिन मेयोनीज में तो हमें पता ही नहीं लगता। तो हमें क्या आदत डालनी है? जैसे ही बाहर से हमारे पास माल आया, रॉ मटेरियल आया, तुरंत उसके लेबल को पढ़ने की आदत डालनी है। उसके लेबल पे इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखनी है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, और उसके हिसाब से टैगिंग करनी है। जैसे बाहर से अगर आपके पास में एक कट्टा, ये आपके पास में बाहर से सामान आया, एक पैलेट आया,
या एक कंटेनर आया, 2 कंटेनर आया, 3 कंटेनर आया, 3 बैग आए, आपने देखा इसमें सोयाबीन है, तो तुरंत इसके ऊपर क्या लिख देंगे मार्कर से, पेन से या स्टिकर लगा के, सोयाबीन वाला ये बैग है, ताकि इसका इन दूसरे बैग से अलग तरीके से इसको रखा जाए, उनसे दूर रखा जाए, और इनका आपस में गलती से भी क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके, है ना। जैसे तिल का आप लोग प्रयोग करते हैं अपनी बेकरी यूनिट में ना, हमारे बीएलके में प्रयोग होता है, तो क्या कोशिश करनी है, तिल जो है दूसरे खाद्य पदार्थों से दूर रहे, या जिस हाथ से आपने तिल को टच किया, क्योंकि तिल एक एलर्जेन वाला प्रोडक्ट है, हम आपको पूरी लिस्ट भेजेंगे, तिल एक एलर्जेन वाला प्रोडक्ट है, तो अगर आपने तिल को छुआ है, तो जब आप दूसरा पदार्थ छूने जा रहे हैं तो आपको अपना हाथ धो लेना है। क्यों? क्योंकि तिल वाले के तो मेन्यू कार्ड पे आप लिख देंगे कि भाई इसमें तिल है, इसमें सीसमे सीड है, लेकिन जो बिना तिल वाला बन बनाया है या बिना तिल वाला ब्रेड बनाया है उस पे तो आप लिखेंगे नहीं। लेकिन आपके हाथ से जो आपने दोनों, एक बार तिल वाला ब्रेड बनाया, तिल वाला बन बनाया, और एक साधारण बन बनाया, बीच में हाथ धोया नहीं, तो तिल के कुछ दाने साधारण ब्रेड में चले गए, और वो वाला ब्रेड जो है आपने डिस्प्ले बोर्ड पे, मेन्यू पे तो लिखा नहीं था इसके अंदर तिल है, आपका ग्राहक, आपका पेशेंट, आपका विजिटर, आपके अटेंडेंट ने खाया और वो बीमार हो गया, क्योंकि उसको तिल से एलर्जी थी। उसने देखा बाकी लिस्ट में तो आपने एलर्जन लिखा है, इस ब्रेड पे एलर्जन नहीं लिखा, इसका मतलब इसमें तिल नहीं होगा। लेकिन आपके रॉ मटेरियल को हैंडल करने की वजह से, आपके गलती से एक दूसरे पदार्थ को छूने की वजह से नुकसान हो गया, है ना। यानी आपको किसका ध्यान रखना है, एलर्जेन का। अभी ध्यान रख लेते हैं, बहुत अच्छा है, 17 नवंबर 2021 से कानूनी रूप से ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा, लिखना जरूरी हो जाएगा। तो एलर्जन मैनेजमेंट के हम लोगों ने क्या सीखा, 2 पैर है, जैसे हम लोग के 2 पैर है ना, ऐसे एलर्जन मैनेजमेंट के 2 पैर है। एक पैर क्या है, एक पैर है बताना, बताना, और दूसरा पैर है बनाना, बनाना। बताना और बनाना में क्या फर्क है, अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को, अपने अटेंडेंट को बता देंगे कि भैया समझ जाइए, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, इस खाद्य पदार्थ में एलर्जन वाला मटेरियल हो सकता है। वो कैसे किया, हमने मेन्यू पे लिख दिया, हमने डिस्प्ले बोर्ड पे लिख दिया। लेकिन एलर्जन मैनेजमेंट का जो दूसरा पैर है, जो दूसरा चरण है, जो दूसरा पिलर है, उसको क्या बोला, बनाना। बताना यानी उसको बता तो दिया, लेकिन बनाने का भी क्या ध्यान रखना है कि जब हम किचन में एलर्जन वाला प्रयोग कर रहे हैं सामान, तो उसको किसी दूसरे ऐसे सामान के साथ न रख दे जिससे दोनों आपस में मिल जाए, क्योंकि हम बताए तो नहीं होंगे जिसमें एलर्जन वाला नहीं है, लेकिन गलती से दोनों सामान एक साथ रख दिया था, दोनों सामान मिल गया और व्यक्ति ने वो सामान खा लिया। तो हमने क्या क्या सीखा, अलग अलग स्टोर करेंगे। जल्दी से चरण सीख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। जैसे ही रॉ मटेरियल आया, सबसे पहला कदम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, 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 पढ़ने के बाद में लिखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि भाई इसमें एलर्जेन वाला मटेरियल है। तीसरा चरण क्या हुआ, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, रखेंगे, यानी अलग अलग रखेंगे, एलर्जन वाला अलग रखेंगे और बिना एलर्जन वाला अलग अलग रखेंगे। 3 चरण, पढ़ेंगे, लिखेंगे, रखेंगे अलग अलग, और फिर क्या, बनाएंगे अलग अलग, बनाएंगे अलग अलग। क्यों, क्योंकि हमने पेशेंट को बताया है कि उस वाले में तिल है, इस वाले में तिल नहीं है, लेकिन जिसमें तिल नहीं है वो दोनों आपस में एक दूसरे में मिल गए और उससे वो एलर्जेन मटेरियल हो गया। समझ आया क्या, एलर्जेन मटेरियल का मतलब समझ आया, एलर्जी का मतलब समझ आया क्या, हाँ ना बोलिए, कर लेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, हाँ ना बोलिए, माइक टच करके जल्दी से हाँ ना बताइए। हाँ जी, हाँ जी यार, हाँ, पूरा क्लियर पूरा क्लियर। जी, सर रिपीट करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान रखेंगे जो अभी हमने एलर्जन के बारे में सीखा, एलर्जन मटेरियल के बारे में जो सीखा उसका ध्यान रखेंगे। जी ध्यान रखेंगे सर।
तो जल्दी से उसको अशोक जी। पहले उसका लेवल पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, सबके लिए बताइए क्या क्या चरण होगा, हाँ जैसे ही जी। सामान आया क्या क्या करेंगे। पहला स्टेप 1, जैसे लेवलिंग हाँ जी, करेंगे। जैसे ही सामान आएगा सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल आएगा, सबसे पहले उसका लेवल पढ़ेंगे सर, फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे सर, फिर क्या उसे अलग अलग लिखेंगे, रखेंगे। क्या लिखेंगे अशोक सर, क्या और लिखेंगे। रॉ अलग अलग रखेंगे सर, जो रॉ मटेरियल आया है, जैसे जो एलर्जी वाला आइटम है हम्म जी, वो उसकी अलग अलग रखेंगे पहचान और सर करेंगे। अलग अलग ही हाँ, तो पढ़ेंगे मतलब क्या हुआ, हम उसकी लिस्ट, उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे, लेबल पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। लिखेंगे में क्या लिखेंगे, क्योंकि उसमें उसका छोटे लेवल छोटे, पढ़ेंगे सर, इसमें क्या क्या लिखा है कोई। जी जी, उसमें लेबल में छोटा छोटा लिखा होता है ना, तो हम बड़े से मार्कर से लिख देंगे कि इसमें सोयाबीन है, इसमें दूध है, इसमें तिल है। जो जी हमारी 8 की लिस्ट है ना, इसमें अंडा है, उस 8 में से कोई है तो उस पे बड़ा बड़ा मार्कर से लिख देंगे। तो पहला क्या सीखा, पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर तीसरा चरण क्या होगा अशोक सर, पढ़ेंगे लिखेंगे रखेंगे सर, रखेंगे, रखेंगे, देंगे फिर उसको यानी अलग अलग रखेंगे। अलग रखेंगे, जो एलर्जी वाला है उसको अलग अलग, अलग रखेंगे, और जो बिना एलर्जी वाला है उसको अलग। बिल्कुल बेकरी की तरह नहीं करेंगे, जैसे आपने को तीनों, अलग रखेंगे। जो तीनों तीनों डब्बे एक साथ रखे हुए थे ना, तिल वाले भी और आपने ईस्ट वाले भी, और सारे अपने बेकरी में, अब उसको अलग अलग रखना है ना। एलर्जी वाला मटेरियल अलग, नॉन एलर्जी वाला जी मटेरियल अलग। फिर बनाएंगे, बनाएंगे भी कैसे, कि जब एलर्जी वाला सामान बना रहे हैं तो नॉन एलर्जी वाले को नहीं छुएंगे, नॉन एलर्जी वाला को छूने से पहले अच्छे से हाथ धो लेंगे कि गलती से भी 2-3 भी कण दूसरे वाले पे ना चले जाएं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल स्मार्ट बात, सब लोगों को जानकारी है। चलिए, सही करेगा अब पूरा। हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक चीज समझ ली, टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने ये समझ लिया कि हम लोगों को किस प्रकार से एलर्जन मटेरियल हैंडल करना है। अब सीधे सीधे हम लोग आ जाते हैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे। आपके यहाँ जब हम लोगों ने विजिट किया तो क्या सही मिला, क्या गलत मिला, उस पे चर्चा करते हैं, और फिर उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, उसमें बदलाव कैसे ला सकते हैं, उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट आप सबके सामने है, जो हम लोगों ने आपके अस्पताल में भी भेजी है ना, जाना पहचाना लग रहा है ये जगह, ये आपके अस्पताल का एंट्री है ना, जहाँ पे हम लोग किचन की ओर जाते हैं। तो ये दिल्ली सरकार ने ऑडिट रिपोर्ट बना के आपके अस्पताल में भेजी है, ताकि जो जो कमियां हैं उस कमियों को हम लोग सुधार सके। आइए जल्दी से इन कमियों पे बात कर लेते हैं। इसी तरीके से धर्मशिला नारायणा के लिए भी बात करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अपने महर्षि वाल्मीकि के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, आपका सारा एरिया साफ सुथरा था, चाहे खाने वाला एरिया भी हो वो भी साफ सुथरा था, जहां डॉक्टर्स बैठ के खा रहे हैं वो भी साफ सुथरा था। लेकिन क्या हम लोगों को वहां पे एक कमी दिखी, हम लोगों ने एक कमी देखा कि हो सकता है आपके वहां पे साफ सफाई की कोई चेकलिस्ट ना हो। एक चीज सरकार में बड़ा मुश्किल है, सरकार में क्या मुश्किल है, हम कितनी सी भी बात कहते रहे कि जी नहीं साहब हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम सारे नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसका कागज नहीं है हमारे पास, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है हमारे पास, कोई नहीं मानेगा कि आप सारी चीज ठीक से कर रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, एक एसओपी, एक चेकलिस्ट अपने डाइनिंग एरिया जहां डॉक्टर्स बैठे उनकी साफ सफाई की भी चेकलिस्ट अपने को बना के रखनी है, ताकि हम लोग को कोई ये ना उंगली उठा सके कि नहीं हम नहीं मानते कि आप यहाँ सफाई नहीं कर रहे। दूसरी बात, जितने भी आपकी बेन मारी थी ना, या जितने भी आपने होल्डिंग के लिए, फूड होल्डिंग के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, उनका जो मशीन था ना उसका मीटर खराब था, यानी उस पर टेम्परेचर नहीं देख पा रहे थे। तो ये एक बदलाव आपको अपने मैनेजमेंट से बात करके लाना है, या तो उसके ऊपर मॉनिटर हो जाए, नहीं तो जो अभी हम लोगों ने बात किया वो वाला थर्मामीटर जो पेचकस जैसा है, वो थर्मामीटर आपके 2-3 लोगों के पास हमेशा होना चाहिए, और आप हमेशा खाने का जो है टेम्परेचर और टाइम देख रहे होंगे। आइए एक काम करता हूँ, सीधे आपको फोटो की ओर ले चलता हूँ, जो फोटो हम लोगों ने खींची, और उस पर बात करते हैं। एक ओर से शुरू करते हैं। अब जैसे देखिए,
हम लोगों ने एक बात देखी, जब भी हम लोग आपके किचन में या किसी भी दुनिया के किसी किचन में जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं, इसमें अंदर जाने से पहले हमें ऐसी जगह मिल जाए जहां पे हम अपना हाथ धो सके, हैंड वॉश कर सके। आपके यहाँ पे इस तरीके का वॉशरूम है हैंड वॉश करने के लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन क्या है, जितने लोग किचन में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ही ये वॉशरूम होना चाहिए, बाहरी लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर यही वॉशरूम बाहरी पेशेंट, विजिटर, बाकी लोग भी प्रयोग करेंगे, तो फिर मेरा किचन का स्टाफ को संक्रमण हो सकता है, बीमार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर पूरा खाने में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपके हाथ धोने की जगह, आपकी साफ सफाई की जगह दरवाजे की बाहर होनी चाहिए, वो है, ये वॉशरूम है। लेकिन अब इस पे क्या स्टिकर लग जाना चाहिए, फॉर किचन स्टाफ ओनली, या फॉर स्टाफ ओनली, जिससे कि हम इंश्योर कर सके कि आपको कोई संक्रमण नहीं होगा। दूसरी एक गड़बड़ी क्या देखा, एक गड़बड़ी जो है, आपका ये जो सामान रखा है ना, ये रास्ते में रखा है, ये लोकेशन गड़बड़ है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आके ये सामान के साथ गड़बड़ी कर सकता है, इसको टेम्पर कर सकता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कभी भी रास्ते में रॉ मटेरियल या फूड मटेरियल स्टोर नहीं करना है, इसकी जगह बदलनी है। आप चाहे तो इसको थोड़ा पीछे की ओर करके, दरवाजे की साइड करके, वो दरवाजा पीछे वाला परमानेंट बंद कर दे और इसके आगे इसको कॉर्डन ऑफ कर दे, कुछ ऐसा इस पे कोई बैरियर लगा दे कि इसके आगे कोई आदमी नहीं जा सकता बिना परमिशन के, तभी ठीक है। वरना इंटेंशनली भी कोई आदमी गड़बड़ी कर सकता है। कभी भी पैसेज एरिया में या रास्ते में इस तरीके का सामान नहीं रखना चाहिए। अभी हमने एलर्जन मटेरियल की बात की। आप देखिए, आपका ये जो स्टोरेज एरिया है, बड़ी तारीफ की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बड़ा साफ सुथरा है, टाइल्स भी पूरी अच्छे से लगी हुई है, हाइजीनिक भी है। लेकिन क्या गड़बड़ है, एलर्जेन और नॉन एलर्जेन को, यानी जिससे एलर्जी हो सकती है उसको, और जिनसे एलर्जी नहीं है, वो खाद्य पदार्थ अलग अलग आप नहीं रख रहे। तो एलर्जेन नॉन एलर्जेन को भी अलग अलग रखने का सिस्टम करना है। एक समस्या है, समस्या क्या है, आपका जो स्टोरेज रूम है ना, बड़ा छोटा है, तो हो सकता है इतने छोटे एरिया में एलर्जन और नॉन एलर्जन अलग अलग ना रख पाए। आपके जितेंद्र सर कहे कि अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, हमारे कमरा इतना नहीं बड़ा है कि हम अलग अलग रख पाए, तो उसकी भी चिंता नहीं करना है। आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जरा सोच के दिमाग खर्चा करके बताइएगा, अगर इसी रैक पे मुझे एलर्जी वाला खाना और बिना एलर्जी वाला खाना रखना होता, तो हम ऊपर एलर्जी वाला रखें या नीचे एलर्जी वाला रखें, जल्दी से सोच के बताइए। सबसे अच्छी बात तो होगी जिससे एलर्जी होती है, नीचे नीचे रखेंगे सर एलर्जी वाला खाना। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों नीचे रखेंगे सर, क्यों नीचे रखेंगे एलर्जी वाला? इसलिए सर ताकि जो एलर्जी वाला खाना, जो एलर्जी वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर हम ऊपर रखेंगे उसको तो वो नीचे गिरेगा, उसमें मिक्स होगा। अगर वो नीचे रखा जाएगा तो वो नीचे गिरेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक जवाब। पहली बात तो गिरना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यस, एक्सीडेंटली भी, बाई चांस। हाँ बिल्कुल ठीक बात सर, जी जी एक्सीडेंटली बाई चांस भी अगर एलर्जी वाला प्रोडक्ट अगर ऊपर आपने रखा होता और वो ऐसे खाने में चला जाए, जैसे आटा नीचे रखा है, जी ऊपर तिल रखा है, अब अगर तिल आटे में चला गया, तो आप आटे वाले के लिए तो मेन्यू कार्ड पे लिखेंगे कि नहीं इसके अंदर तिल है, तो क्या होगा, लोग ये आटे वाले पराठे, पूड़ी या जो भी आपने इस आटे से रोटी बनाई उसको खा के बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर एलर्जी वाला नीचे है, अब इस तिल में आटा आ भी जाए, या आटा तो चलो ग्लूटेन वाला है इसलिए आटे को भी एलर्जेन मटेरियल माना जाएगा, या कोई ऐसा पदार्थ है जो एलर्जेन वाला नहीं है और वो हमारे एलर्जेन वाले में आ भी जाए, तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। यानी हमेशा एलर्जी जिनसे, जो ये 8 चीजें हमने आइडेंटिफाई की है, ये 8 खाद्य पदार्थ हमेशा रैक में कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो अशोक सर बीएलके में बदलाव हो गया, एलर्जी वाला नीचे आ गया। जैसे देखिए मिल्क पाउडर दिख रहा है ना, ये मिल्क पाउडर कहाँ रहेगा, रैक में हमेशा नीचे रहेगा, है ना, और दूसरे जो खाद्य पदार्थ है वो रैक में जी ऊपर चले जाएंगे, है ना। इसको बदलाव करना है अपने को। ऊपर चले जाए। ठीक, अगला जी देखिए,
अब देखिए एक और समस्या है, एक समस्या और क्या है जी, एक समस्या और क्या है, यहाँ पे जहां पे आपके बर्तन धोए जा रहे हैं इसी जगह पे आप एक मिनट म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। अभी देखिए क्या है, हमारे जितने भी फूड प्रिपरेशन एरिया होता है इसमें 3 तरीके की बेसिन होनी चाहिए, 3 तरीके की। कौन कौन सी? एक तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम केवल हाथ धोएं, जो हम लोगों के लिए है, जो फूड हैंडलर, जितने लोग खाना बना रहे हैं, जितने लोग किचन में काम कर रहे हैं उतने लोग ही हाथ धोएं, मुंह धोएं, कुल्ला भी कर सकते हैं, है ना। ऐसी बेसिन बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और ऐसी बेसिन को क्या बोलते हैं? हाइजीन स्टेशन, साफ सफाई की बेसिन, जो कि आपके यहाँ अलग वॉशरूम है, बाहर की साइड है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी जो बेसिन है, जो दूसरा सिंक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेप सिंक। प्रेप सिंक, तैयारी वाली बेसिन, तैयारी वाला नल। तैयारी मतलब क्या हुआ? दाल, चावल, सब्जियां, खाना बनाने से पहले जिन चीजों को हमें प्रयोग में लाने से पहले धोना है, साफ सफाई करनी है, वो कहलाती है तैयारी वाली बेसिन। तैयारी वाली बेसिन में कभी भी बर्तन नहीं धो सकते। समझ आ रहा है बात? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उसमें बर्तन धोया, उसमें गंदगी है, और उसी में फिर सब्जियां काट रहे हैं, वहीं पे फल काट रहे हैं, वहीं पे दाल चावल धो रहे हैं, वहीं पे सारा प्री प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, तो फिर वहां पे भी क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने क्या सीखा? 3 तरीके की अलग अलग बेसिन होनी चाहिए, और तीनों अलग अलग बेसिन हमारी अपने अपने प्रयोग में होगी। जो बर्तन धोने वाली है उसमें हाथ नहीं धोएंगे, मुंह नहीं धोएंगे, कुल्ला नहीं करेंगे। जो खाना धोने वाली है, जिसमें सब्जी फल धोया जा रहा है, चावल दाल धोया जा रहा है, उसमें बर्तन नहीं धोएंगे। और जिसमें मुंह धोया जा रहा है उसमें बर्तन नहीं धोएंगे, उसमें खाना नहीं करेंगे। यानी 3 अलग अलग तरीके की डेडिकेटेड आपके पास वॉश बेसिन होनी चाहिए। एक और चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है, हमारे कानून में सिंथेटिक कलर, यानी किसी भी तरीके का जो नेचुरल नहीं है, जो केमिकल से बना कलर है, सिंथेटिक कलर हमारे कानून में खाने के सामान में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। चाहे आप चिली पटेटो बना रहे हैं, चाहे कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, पनीर बटर मसाला बना रहे हैं, चाहे आप मंचूरियन बना रहे हैं, चाहे आप चाउमीन बना रहे हैं, कोई सा भी सिंथेटिक कलर हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन सिंथेटिक कलर कहाँ प्रयोग हो सकता है? 3 जगह पे प्रयोग हो सकता है। कहाँ कहाँ पे? स्वीट, यानी कोई मिठाई बना रहे हैं तो कलर का प्रयोग कर सकते हैं। सेवरी, नमकीन बना रहे हैं, मटरी बना रहे हैं, उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा कन्फेक्शनरी, जो आपके यहाँ बेकरी यूनिट है ना, पेस्ट्री बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, उसमें आप सिंथेटिक कलर का प्रयोग कर सकते हैं। 3 के अलावा और किसी भी चीज में किचन में कलर का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन सिंथेटिक कलर का। अब आप कहेंगे कि फिर हमारा ये चिली पोटैटो लाल कैसे होगा? अरे देगी मिर्च से लाल कर लीजिए उसको, क्या चिंता है? हमसे ज्यादा आपको पता है अपने किचन के बारे में। हमारी चिंता क्या है? सिंथेटिक कलर नहीं प्रयोग होगा। कोई सा भी है, जो अजंता वाला डब्बा आता है, या जो बाकी आपके जहाँ पे डब्बे लगे हुए हैं, ये वाला कढ़ाई पनीर में, बटर पनीर में, पनीर बटर मसाला में, मंचूरियन में, यानी कुक्ड खाने में प्रयोग नहीं होगा। कहाँ प्रयोग हो सकता है? मिठाई में प्रयोग हो सकता है, नमकीन में प्रयोग हो सकता है, और बेकरी में प्रयोग हो सकता है, बस। लेकिन एक और बात है, जब मिठाई, नमकीन, केक, बेकरी में आप ये कलर प्रयोग करते हैं ना, देखिए इस पे लिखा होगा वार्निंग या इंग्रेडिएंट में सिंथेटिक कलर, तो उनमें भी मैक्सिमम लिमिट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दुनिया में क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं अपने किचन में खाना बनाते समय, क्या बोलते हैं? नमक स्वादानुसार और रंग इच्छानुसार। जब तक लाल बढ़िया चमक नहीं रहा, चटक रंग नहीं आ रहा है, हम लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, हमारे ये बढ़िया नहीं है यार, और थोड़ा रंग डाल दो, और चमकदार होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। रंग का हमारे कानून में मैक्सिमम लिमिट फिक्स है। रंग के लिए कानून में मैक्सिमम लिमिट क्या फिक्स है? 100 मिलीग्राम प्रति किलो।
100 मिलीग्राम प्रति किलो से ज्यादा सिंथेटिक कलर नहीं प्रयोग कर सकते। अब आपने इंग्रेडिएंट में देखा, मान लीजिए कि ये आपका रेड वेलवेट केक के लिए, आपने ये रेड वेलवेट केक के लिए इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो हमारा कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब कि जब भी रेड वेलवेट केक प्रिपरेशन का ये हम डालेंगे सामान, तो 1 किलो में 100 मिलीग्राम से ज्यादा हमारा सिंथेटिक रंग नहीं होना चाहिए, है ना। यानी समझ आ रहा है, जितना भी कलर है उन सारे कलर का आपको मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर लेना है। सबसे अच्छा तो कलर प्रयोग ही ना हो, लेकिन अब भाई कस्टमर मांगता है कि रेड वेलवेट केक चाहिए, उसमें डालना पड़ेगा, तो डालना है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट लिख के चिपका लीजिए कि मैं ये। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों से पूछा कितना डालते हैं, आप बोल रहे हैं 1.5 ढक्कन डालते हैं, कोई बोल रहा है 1.5 चम्मच डालते हैं। एक बार नाप के देख लीजिए कि 100 मिलीग्राम कितना होता है ना। और फिर उसको चाहे ढक्कन के अंदाज में चाहे चम्मच के अंदाज में नोट कर लीजिए। वो आपके पास एसओपी बना होना चाहिए, वो एसओपी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक और चिंता का विषय क्या है, खाने का सामान और बिना खाने का सामान साथ में नहीं रखना है। अगर यहाँ पे आपने प्रीमिक्स रखा है या खाने के सामान के बर्तन रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ग्लव्स, मास्क, दूसरी चीजें नहीं रखेंगे। फूड और नॉन फूड आइटम बिल्कुल साथ में नहीं रखेंगे। एक और बात जो वहीं पे हमने आपको अपने ऑडिट में बताई थी, इस तरीके के डब्बे प्रयोग नहीं करेंगे। क्या हमारी दुश्मनी है इन डब्बों से, इन डब्बों से लड़ाई है? नहीं, ये डब्बों के साथ एक चिंता है। चिंता ये है, ये डब्बे साफ करना मुश्किल होता है। जैसे जैसे खत्म होता जाता है, आप दोबारा इसके अंदर फिर सामान डाल देते हैं, फिर सामान डाल देते हैं। ना तो ये साफ करना आसान है, ना डिसइंफेक्ट करना आसान है। तो इसलिए प्लास्टिक के डब्बे नहीं प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, स्टेनलेस स्टील के डब्बे प्रयोग करेंगे। देखिए ये डब्बे की हमने फोटो ली, इसमें आपको यहाँ पे गंदगी जमा दिख रही है ना अंदर की साइड से, यानी ये खुद ही खाने में नुकसान पैदा कर सकती है। हम लोग तो फूड सेफ्टी वाले हैं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ग्राहक को, हमारे पेशेंट को, हमारे विजिटर को गड़बड़ खाना मिले। तो ये डब्बे अपने किचन से हटा के स्टेनलेस स्टील के डब्बे लाइए। और जब हम एलर्जेन की बात करें तो देखिए क्या है, तिल भी यहीं रखा हुआ है, पिसी चीनी भी यहीं रखी हुई है, ईस्ट भी यहीं रखा हुआ है। अब उसी हाथ से आपने तिल डाला अपने बन में या ब्रेड में या क्रोसो में या पैटीज में, और उसी हाथ से फिर आपने दूसरा इंग्रेडिएंट भी डाल दिया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। और इस डब्बे पे जब आप स्टेनलेस स्टील का डब्बा लिखेंगे, लगाएंगे, तो उस पर लेबल भी लगाइए कि भाई ये जो है तिल है, ये जो हमारा है सॉल्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा डेवलपर है, जो भी इम्प्रूवर है ना। वो चीज आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगली बात जो हम लोगों ने वहीं आपको कह दी थी, ये जो कागज है ना, ये कागज के ऊपर इंक है, ये नीला रंग है। ये जो लिखा है ना, ये रंग से लिखा हुआ है। तो ये रंग में क्या होता है, लेड होता है ना। प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग मटेरियल में क्या है, लेड है। इसके ऊपर आप खाना डालेंगे, इसके ऊपर तला हुआ समोसा डालेंगे, पैटीज डालेंगे, कुलचा डालेंगे, बन डालेंगे, तो ये रंग उसमें आता है, भले हमें दिखे ना। कोरोना वायरस ने एक चीज तो हमें सिखा दी, क्या सिखा दी, भले ही सारी चीजें हमें साफ दिख रही हैं, तब भी वहां वायरस हो सकता है। उसी तरीके से भले ही इस पे समोसा रखे और समोसा नीला नहीं हुआ, तो भी समोसे में इसके अंदर का लेड जा सकता है और हमें नुकसान कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको कागज का प्रयोग करना है, सिंपल सफेद पेपर, बटर पेपर का प्रयोग कर लीजिए। इस तरीके का प्रिंटेड नहीं करेंगे, और आप लोगों ने बंद कर दिया होगा, ऐसा मेरा आप सबसे मानना है। अगली बात देखिए, हम लोगों ने क्या कहा, एक बात थोड़ा न्यूट्रिशन से संबंधित है। जब हम ईट राइट कैंपस की बात करते हैं, तो हम सेफ की भी बात करते हैं और साथ साथ पौष्टिक की भी बात करते हैं, न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं। तो हमने कहा कि अरे पूरे साल भर सोयाबीन का तेल प्रयोग करना जरूरी थोड़ी है। एक महीने सोयाबीन का कर लीजिए, अगले महीने मूंगफली का कर लीजिए, उसके अगले महीने सनफ्लावर का कर लीजिए, सूरजमुखी का कर लीजिए। ऐसे तेल बदल, आप भी तो यही खाना खाते हैं ना, तो तेल बदल बदल के खाने से क्या लाभ मिलता है, इसके न्यूट्रिएंट हमको मिलते रहते हैं। हो सकता है आपके हाथ में ना हो, लेकिन अपने मैनेजमेंट को कहिए कि साहब हमारी ट्रेनिंग में ये बताया गया
कि इस तरीके से अगर हम तेल बदल बदल के खाएंगे तो हमारा दिल भी मजबूत रहेगा, किडनी भी मजबूत रहेगी, लीवर भी मजबूत रहेगा और हम भी मजबूत रहेंगे। तो एक ऑयल रोटेशन का प्रयोग करना है। फिर देखिए, ये आपका अपना फ्रिज है, ये किसी बाहरी का नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके के फ्रिज से हमारे खाने में परेशानी हो सकती है, खाने में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ सकते हैं? तो इसका भी ध्यान आपको देना है कि जो, और ये ऐसी चीज है, आप सारी चीज चमका के रख लेते हैं और ये छोटी सी चीज छूट जाती है। तो इसको भी अपने किस में डालिए, SOP में। जो चेकलिस्ट की शुरू में हमने बात की थी ना, चेकलिस्ट में लिख लीजिए कि हमें क्या क्या सफाई का चेक करना है, वो टिक लगेगा। तो इसकी भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन का चेकलिस्ट बना के इसको भी चेक कर लीजिए, तो नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अनजाने में अपना ही खाना हम गड़बड़ कर देते हैं ना। एक देखिए, एक और बात हमने कही, कोशिश करनी चाहिए जमीन के पास कोई भी चीज ना रखे। तो अगर आपको खाने की प्लेट रखनी है, और हो सकता है आप लोगों ने यही आप करते हो, हमेशा ऊपर रखनी है ना, खाने की प्लेट ऐसा जमीन के पास नहीं रखनी है। एक और बात देखिए, आपके यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हर चीज की जिंदगी आप लोगों ने 24 घंटा मान ली है। चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे समोसा हो, सबको आपने कह दिया चलो ये 24 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। अच्छी बात है। बाकी अस्पताल वालों के लिए, महर्षि वाल्मीकि वालों के लिए, धर्मशिला नारायणा वालों के लिए ध्यान से इसको देख लीजिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। किस तारीख को सामान आया उसका स्टिकर लगना चाहिए, और कब तक ये सामान प्रयोग कर लेना है उसका स्टिकर लगना चाहिए। अब मेरे बीएलके वालों, आप लोग सुन लीजिए, हर चीज की जिंदगी 24 घंटे नहीं होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 24 घंटे के अंदर आप खत्म कर लेना चाहते हैं, फल है, सब्जी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो सेमी कुक्ड है ना, जैसे आपकी ग्रेवी है, जो ग्रेवी बन के रखी हुई है, या आप लोगों ने उबाल के क्या रखा हुआ था, पास्ता रखा हुआ था उबाल के, उबला हुआ पास्ता, या देखिए फोटो में आपके सामने समोसा रखा हुआ है जो बन के भर के फिलिंग करके रखा हुआ है। ये सब हाई रिस्क फूड है, जल्दी खराब होने वाले खाने। भले ही फ्रिज में रखा है, भले ही 6 डिग्री पे रखा हुआ है, लेकिन ये सब हाई रिस्क फूड है। तो ऐसे सेमी कुक्ड या प्री कुक्ड की जिंदगी मैक्सिमम 12 घंटे होएगी फ्रिज में। ठीक है, अनंत काल तक ये सब सामान नहीं चलता। तो हमने क्या सीखा, रॉ फ्रूट वेजिटेबल या जो हाई रिस्क नहीं है, उसको अगर रेफ्रिजरेटर रख रहे हैं, 24 घंटे की शेल्फ लाइफ प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अस्पताल वालों को आपसे सीखना है। लेकिन जो सेमी कुक्ड है, प्री बॉइल्ड है, या उसको उबाल के रख रहे हैं, या इस तरीके से समोसे भर के रख रहे हैं, उसके लिए फिर शेल्फ लाइफ 12 घंटे कर लीजिए, उसको 24 घंटे नहीं करना है, क्योंकि ये हाई रिस्क फूड है, ये जल्दी खराब हो जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल शेल्फ लाइफ रखिए। हमारे धर्मशिला नारायणा वाले और हमारे महर्षि वाल्मीकि वाले, आपको ये स्टिकर वाला सिस्टम लगाना शुरू करना है। किस समय सामान आया उसकी तारीख, और कब तक प्रयोग कर लेना है उसकी तारीख। मैक्सिमम 24 घंटे में सब सामान प्रयोग कर लेना है, जो आपके रॉ फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब है। और 12 घंटे में जो सेमी कुक्ड है, उबाल के अगर कुछ रखा है, पास्ता रखा है, लेकिन फ्रिज में रखने की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर पे रखा है तो क्या है, वही 2 घंटे वाला नियम है। अगर उबाल के रखा है कोई चीज तो 2 घंटे में उसको प्रयोग में लाए रख लीजिए, 2 घंटे बाद प्रयोग में कोई मतलब नहीं। बीएलके ने एक अपने यहाँ पे सेल्फ सर्विस कियोस्क बनाया हुआ है। कोविड के समय में ये जो सेल्फ सर्विस कियोस्क है वो थोड़ा चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि अब हर आदमी आके अगर यहाँ से कचौड़ी उठाएगा, वड़ा पाव उठाएगा, तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है, क्योंकि अगर एक आदमी भी संक्रमित हुआ तो सबको संक्रमण कर देगा। तो इसका क्या कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ सेल्फ सर्विस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे याद दिलाने के लिए दोबारा एक और स्टिकर लगा दीजिए, प्लीज सैनिटाइज योर हैंड ना, हाथ सैनिटाइज करके ही छुएं, हाथ सैनिटाइज करके ही छुएं, हाथ सैनिटाइज करके ही छुएं। और यहाँ पे साथ में एक सैनिटाइजर का स्टैंड लगा दीजिए, ताकि जितने बार भी आदमी यहाँ अपने से उठाने आए उसको तुरंत याद आ जाए, अरे हाँ, हाथ सैनिटाइज करके बड़ा पाव छूना है, हाथ सैनिटाइज करके कचौड़ी उठानी है, हाथ सैनिटाइज करके ये पना की बोतलें उठानी है, हाथ सैनिटाइज करके ये कोल्ड ड्रिंक उठानी है ना। तो इसको थोड़ा सा बदलाव आपको लाना है। बड़ी छोटी सी चीजें, बेसिक सी बातें। अब देखिए, हमने 2 घंटे का नियम की बात की थी। अब ये जो उबला चना है, ये उबला चना किस टेम्परेचर पे रखा था, अगर आप इसको देखें तो 24 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा, 5 डिग्री से लेकर
और 60 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं। अगर 5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं तो इसका मतलब इस चने में खूब कीटाणु कूद रहे होंगे, उछल रहे होंगे, या मजे कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे। तो आपको क्या करना, अगर रूम टेम्परेचर पे ये रखा हुआ है तो आपको 24 डिग्री पे रखा हुआ है तो आपको क्या करना, 2 घंटे से ज्यादा ये चना यहाँ नहीं होना चाहिए। 2 घंटे में अगर किसी ने खरीदा, किसी ने खाया तो ठीक है, नहीं तो ये चना यहाँ से हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि ये उबला चना है ना, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि दिन भर रखा हुआ है, जब तक बिका नहीं इसको रखा हुआ है। इसका बड़ा आपको ध्यान देना है। आप लोगों ने कंट्रोल सैंपल, बाकी अस्पताल वालों, हमारे धर्मशिला नारायणा वालों, हमारे महर्षि वालों, आपको देखो ये जो कंट्रोल सैंपल है ना, ये आपके हित में है। खुदा ना खास्ता कल को फूड पॉइजनिंग किसी को हो गई तो आप क्या करेंगे, ये सैंपल आप लैब में टेस्ट करा के कह देंगे कि देखिए हमारा जो कंट्रोल सैंपल रखा था, इस सैंपल को देख के आप कह सकते हैं कि हमारे किचन में गलती नहीं हुई है। उसके बाद उसने हैंडल कैसे किया, उसने बाहर में कुछ मिलाया या उससे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, हमारे खाने की वजह से नहीं हुई। कंट्रोल सैंपल रखना एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीएलके वालों, आपको क्या ध्यान रखना है, कंट्रोल सैंपल रखना तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे कानून में है हर 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार बाहरी लैब से हमें उसका फूड टेस्टिंग कराना है ना। तो हर 6 महीने में एक बार कभी समोसा भेज दिया, कभी कचौड़ी भेज दिया, कभी बना हुआ खाना भेज दिया, एक बाहरी लैब से, चाहे हमारे दिल्ली सरकार की लैब से ही आप इसकी फूड टेस्टिंग कराइए। और उस फूड टेस्टिंग का जो रिकॉर्ड है उसको कम से कम 1 साल तक अपने यहाँ पे रखना है। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर, हमारे फूड इंस्पेक्टर आके ये रिकॉर्ड को चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे आपसे सब पूछनी है, हमारे सामने मटर आया तो मुझे याद आ गया। थॉइंग का नाम सुना है? थॉ करना, THAW, थॉ करने का नाम सुना है? महर्षि वाल्मीकि, धर्मशिला नारायणा, बीएलके वालों, थॉ करने का क्या मतलब है? THAW, थॉ। अशोक सर, अंकुर मेहरोत्रा सर, राजू जी, रोहित गौतम जी, थॉ करने का क्या मतलब है? राहुल मिस्त्री, सर रिपीट करेंगे प्लीज, रिपीट। एक नाम आपने सुना होगा, थॉइंग, थॉ करना। जैसे मटर है, जो भी सामान -18 डिग्री, जो फ्रोजन, जो बर्फ, बर्फ वाला जो सामान हमारे पास आता है ना, जी मटर बर्फ में आया है, या मछली बर्फ में आई है, चिकन बर्फ में आई है, इसको फ्रोजन बोलते हैं। जी। तो इसको -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना होता है ना। तो इसको बनाने से पहले एक प्रोटोकॉल हमें करना होता है जिसको हम बोलते हैं जी। थॉइंग। क्या होता है थॉइंग, अशोक सर? थॉ कैसे करते हैं? यूज करने से पहले सर, हाँ, यूज करने से पहले इसके साथ क्या करते हैं? यूज करने से पहले सर, जब हम इसको -18 से फ्रीज से निकालेंगे, डीप फ्रीज से निकालेंगे इसको, तो सीधा हम उसे पहले कोल्ड रूम में रखेंगे। हाँ। डायरेक्ट हम रूम टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे, ठीक है। हम्म, 6 से अगर यूज करने से पहले हम 6 से 8 घंटे पहले इसे कोल्ड रूम रखेंगे। उसके बाद सर हम इसे जब कोल्ड रूम रखेंगे तो कोल्ड रूम से फिर हम बाहर रखेंगे रूम टेम्परेचर लेने के लिए, फिर इसे हम रनिंग वाटर से धोके तो हम इसे यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसी को क्या बोलते हैं? थॉ करना। थॉइंग का मतलब क्या है? ये जो -18 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई खाद्य पदार्थ है, अगर डायरेक्ट उसको आप खाने में जी डालेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर मटर है, अगर ये मटर है और -18 डिग्री सेल्सियस वाला मटर है तो क्या होगा, बाहर बाहर तो ये मटर पक जाएगा, अंदर ये कच्चा रह जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर और अंदर के टेम्परेचर में फर्क जी रहता है। जी तो इसलिए क्या करते हैं, थॉ करते हैं। थॉइंग मतलब क्या हुआ, उसको -18 वो करते डिग्री हैं सर। से ले आके, उसको -18 डिग्री से ले आके किस टेम्परेचर पे लाना होता है, कम से कम 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो थॉइंग कैसे कर सकते हैं? 3 3 से तरीके से लेके कर 5 सकते हैं। डिग्री कोल्ड रूम में। हाँ, एक तरीका अशोक जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि उसको कोल्ड रूम में ले आके रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारे पास समय कम है तो क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव में कर सकते हैं। माइक्रोवेव क्यों? माइक्रोवेव में जो हीटिंग है, जो खाना बनता है
जो गर्म होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है, पहले अंदर का गर्म होगा फिर बाहर का गर्म होगा। तो अगर हमारे पास समय कम है तो माइक्रोवेव में उसको करके और फिर अगर जब उसका टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक हो जाए तब उसको खाने में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, रनिंग वाटर, यानी ताजे नल के पानी के नीचे उसको लगा दें आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, जब उसका तापमान 3 से 5 डिग्री हो जाए तब हम उसको प्रयोग करें। सीधे -18 डिग्री पे रखे हुए मटर को, मछली को, मीट को खाने में प्रयोग नहीं करना है, बनाने में प्रयोग नहीं करना, नहीं तो वो फूड सेफ्टी हैजार्ड हो जाएगा। तेल की बात कर लेते हैं। तेल में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, तेल में 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये होना चाहिए, कभी भी तेल में टॉप अप नहीं करेंगे। जैसे देखिए समोसा तलने के बाद तेल बचा, अब हमें लगा अरे ये तो तेल कम हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसमें फिर नया तेल मिला दिया। अगर ऐसा करेंगे तो ये तेल से क्या होगा, लीवर की बीमारी होगी, किडनी की बीमारी होगी, हार्ट फेल भी हो सकता है। एक बार कढ़ाई में जितना तेल डाला, फ्लेम एक बार आपने तेज की, तो ऐसा कितने बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार फ्लेम तेज की आपने छान लिया, दूसरी बार फ्लेम तेज की आपने छान लिया, तीसरी बार फ्लेम तेज की आपने छान लिया। 3 बार से ज्यादा तेल प्रयोग नहीं कर सकते। पहला हमने क्या सीखा, टॉप अप नहीं करेंगे, ऊपर से तेल नहीं डालेंगे। दूसरा हमने क्या सीखा, 3 बार से ज्यादा तेल प्रयोग नहीं करेंगे। और तीसरा, बचा हुआ तेल दोबारा तड़के में प्रयोग नहीं कर सकते, दोबारा उसको बेकरी में हम लोग ट्रे को सीजनिंग में नहीं प्रयोग करेंगे, ट्रे के ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसको एक डब्बे में इकट्ठा करेंगे और हफ्ते के अंत में हमारा कोई एजेंसी आएगा, एफएसएसएआई का इम्पैनल्ड एजेंसी आएगा और वो ये तेल लेके आपके पास से जाएगा, आपको पैसे भी देगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑयल प्रोटोकॉल। ऑयल प्रोटोकॉल, पहला, हमेशा तेल में ऊपर से दूसरा तेल नहीं डालेंगे। दूसरा, 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। अगर काला होने लगे, गंदा होने लगे 3 बार से पहले ही, तो भी तुरंत वो तेल प्रयोग बंद कर देंगे। और तीसरा, तेल नाली में नहीं बहाएंगे, तड़के में नहीं प्रयोग करेंगे, किसी अनजान आदमी को नहीं देंगे, क्योंकि आपने अनजान आदमी को दिया, वो क्या करेगा, साफ तेल उसमें मिलाएगा, दूसरे फिर रेड़ी पटरी वालों को, छोटे दुकान वालों को सस्ते दाम में बेच देगा और फिर वही समोसा, वही ब्रेड पकौड़ा हम लोग खा के बीमार होंगे। तो हम लोग, एफएसएसएआई ने क्या किया है, ऐसी एजेंसी बनाई है जो आपके यहाँ से ये तेल लेगा, आपको पैसे भी देगा, और इस तेल से क्या बनेगा, बायोडीजल बनेगा, गाड़ी चलेगी। भारत सरकार ने ऐसी कंपनियां बनाई है जो उस तेल से डीजल बनाते हैं, ताकि कम से कम हमारे पेट में ना जाए। तो ये तेल के बारे में आप सभी को ऑयल प्रोटोकॉल ध्यान रखना है। एल्युमिनियम के बर्तन जितना हो सके कम से कम प्रयोग करना है। धीरे 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 एल्युमिनियम के बर्तन हटा दीजिए, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करिए। एल्युमिनियम क्यों हटाना है, एल्युमिनियम से हमारी दुश्मनी है, नहीं। एल्यूमिनियम सॉफ्ट मेटल है, खास तौर से ऐसा खाना जैसे मान लीजिए इसमें दूध काढ़ है। अब अगर एल्युमिनियम के बर्तन में दूध काढ़ते हैं, पलटा बड़ा सा लेते हैं, तो ये पलटे से एल्युमिनियम की लेयर जो है खुरचती है। अगर ये बर्तन 10 किलो का खरीदे हैं, 2 साल बाद आप देखेंगे 9 किलो 900 ग्राम का ही बचेगा। ये 100 ग्राम कहाँ गया, ये 100 ग्राम हमारे आपके सबके पेट में गया, और जिसकी वजह से हमारा लीवर फेलियर, जिसकी वजह से किडनी फेलियर, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। तो क्या कोशिश करना, एल्युमिनियम के बर्तन हटा देना है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन अच्छा है, पीतल का बर्तन अच्छा है, लोहे का बर्तन अच्छा है, लेकिन अल्युमिनियम का बर्तन प्रयोग मत करिए। लोहे का इसलिए हम लोग मना करते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि उसको जंग लगने लगता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील। लेकिन घरों में प्रयोग करने के लिए लोहा सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे हमको आयरन भी मिलता है ना। अब कुछ और स्पेसिफिक बातें जल्दी से देख लेते हैं, इटरेट कैंपस की और स्पेसिफिक बातें क्या है। कोशिश करिए, अपने मैनेजमेंट से बात करिए कि भाई जो हम बाकी भी मोटा अनाज है, हमेशा गेहूं के अलावा बाकी जो मोटा अनाज है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, कॉर्न है, उनका भी प्रयोग करें, यानी रोटेशन करें। भाई एक दिन हमने गेहूं की रोटी बना दी, अगले दिन बाजरे की रोटी बना दी, अगले दिन रागी की रोटी बना दी, तो इससे भी आपके
खुद का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे पेशेंट का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। या आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो, लेकिन उसको रोटेट करिए। ईट राइट कैंपस में अभी तक हमने किसकी बात की? ईट सेफ की बात की, खाना सुरक्षित रहे। अब हम ईट हेल्दी की बात कर रहे हैं कि ठीक है सब कुछ सुरक्षित तो है लेकिन पौष्टिक भी तो रहे। तो क्या मोटा अनाज प्रयोग करें, अनपॉलिश दालें प्रयोग करें और वो रोटेशन करें। अपने मेन्यू में क्या लाए? मखाना, पोहा, है ना, लाई, फ्लैक्स सीड, उन सब को भी प्रयोग ऑप्शन दे अपने ग्राहकों को कि वो चाहे तो हेल्दी स्नैक्स भी ले सकते हैं। आपके यहाँ पे मैंने बीएलके में देखा शिकंजी और लेमोनेड मिल रही थी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, सेवन अप ये सब नहीं थी। ये बहुत अच्छी बात थी। अगर रखना भी है, क्योंकि भाई हमें ग्राहकों का, कस्टमर का, पेशेंट का, विजिटर का भी सम्मान करना है, तो अगर ऐसा रखना भी है कार्बोनेटेड बेवरेज तो 10% से कम ही रखें, है ना। यानी इतना उनको कम रखें कि आपको, ग्राहक को ही लगे कि काहे को हम ये बेकार की चीज पी रहे हैं, हम लस्सी पियेंगे, हम शिकंजी पियेंगे, अगर वो अवेलेबल होएगी, है ना। जो हमने कहा समोसा है, कचौड़ी है, जिसमें तेल जो ज्यादा फ्राई वाली चीजें हैं, वो टोटल मेन्यू में 10% तक ही रखे, 10% से ज्यादा नहीं। यानी 10 आइटम अगर आप दे रहे हैं तो उनमें से 9 आइटम ऐसा होना चाहिए जो बिना फ्राई वाला होना चाहिए, जो उबला हुआ हो या ऐसे तरीके से बना हो जो बेक्ड हो, जिसमें घी, तेल, नमक, चीनी का ज्यादा प्रयोग ना हो। एक छोटी सी आदत और हमें बनानी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कचौड़ी दिया, जैसे ही समोसा दिया, जैसे ही ब्रेड पकौड़ा दिया, उसके साथ में तुरंत केचप दे दिया, या छोले भटूरे दिया उसके साथ में किनारे अचार रख दिया। हमें क्या करना है? देखिए, एफएसएसएआई भी ये कहती है और आप लोग तो अस्पताल वाले डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, अगर हमें स्वस्थ रहना है जिंदगी में तो तेल, घी, नमक, चीनी कम करना है। और वो कैसे कम होगा? ये अचार खाना कम कर दे, सॉस खाना कम कर दे, केचप खाना कम कर दे। तो हम लोग बाई डिफॉल्ट केचप नहीं देना है। हमने किसी को कचौड़ी दिया, जब वो कहे हमारा ग्राहक, हमारा पेशेंट, हमारा विजिटर, हमारा डॉक्टर, हमारा अटेंडेंट कि भाई केचप नहीं है क्या, तो आप कह सकते हैं यस सर केचप है, लेकिन आप वहां पोस्टर लगा दीजिए कि ईट राइट में केचप इज अवेलेबल ऑन डिमांड, या पिकल इज अवेलेबल ऑन डिमांड, सॉल्ट इज अवेलेबल ऑन डिमांड। मतलब आप मांगेंगे तो हम आपको अलग से नमक देंगे, आप मांगेंगे तो हम आपको अचार देंगे, आप मांगेंगे तो केचप देंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम आपकी थाली में नहीं रखेंगे, है ना। ये सारी चीजें अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप ईट राइट कैंपस में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वो सारी चर्चाएं की जो हमें ईट राइट कैंपस के लिए समझना था, मानना था। ये जो ऑडिट रिपोर्ट थी, ये ऑडिट रिपोर्ट हमारे हमारे बीएलके की ऑडिट रिपोर्ट थी। वहां पे जो हमें कमियां दिखी हमने उसकी बात की। अब हम थोड़ी सी बात धर्मशिला नारायणा की भी कर लेते हैं, ताकि उनके यहाँ पे जो कमियां हैं उनको भी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसकी हम लोग चर्चा जल्दी से कर लेते हैं। अगले 5 मिनट में हम लोग चर्चा करके फिर समाप्त कर सकते हैं आज का सेशन। आपका बहुत समय नहीं लेंगे, हमें पता है ये आपका भी समय महत्वपूर्ण है, आपको भी ध्यान रखना है चीजों का और हमें भी चीजों का ध्यान रखना है। आपके सामने ये एंट्रेंस है जो हमारे धर्मशिला नारायणा का है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। एंट्रेंस पे ही आपने हैंड वॉश इस तरीके का स्टेशन बनाया हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। विजिटर के लिए प्रयोग हो रहा है, पेशेंट के लिए प्रयोग हो रहा है, किचन स्टाफ के लिए अगर अलग सा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि किचन स्टाफ के लिए हम लोग चाहते हैं कि हैंड वॉश स्टेशन डेडिकेटेड हो, अलग सा हो। अगली बात, अगला जो हम लोगों को आपके सिस्टम में गड़बड़ी लगी वो हम आपके सामने इन फोटोज के माध्यम से दर्शाने जा रहे हैं, इन फोटोज के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमने धर्मशिला नारायणा में बात कही, वही बात यहाँ पे भी आपके सामने करते हैं कि आपकी भी बेनमारी में कोई टेम्परेचर मॉनिटर नहीं है। यानी हम ये चेक नहीं कर सकते कि अगर आप हॉट होल्डिंग कर रहे हैं तो ये जो आपकी सब्जियां हैं, ये खाना है, 60 डिग्री से ऊपर होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, या जो ये रायता आप होल्ड कर रहे हैं ये सर्विंग टेम्परेचर 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री ही है, गर्म नहीं होना चाहिए। जो गर्म खाना है वो 60 डिग्री से ज्यादा, और जो ठंडा खाना है वो 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गर्म खाना 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ठंडा खाना 7 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे हम मॉनिटर करेंगे? इसके लिए यहाँ पे या तो टेम्परेचर मॉनिटर रखें
या जैसा हम लोगों ने प्रोब थर्मामीटर की बात की, आपके यहाँ 2-3 लोगों के पास वो पेचकस वाला थर्मामीटर होना चाहिए, बहुत सस्ता होता है, 170 रुपए का है, खरीद लेंगे तो बड़ा सिस्टम, बड़ा प्रोटोकॉल आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हमने कहा जमीन के पास में कोई सा भी खाना नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए ग्रेवी रखी है, ये एकदम जमीन के साथ में रखी हुई है और ढकी हुई नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुक्ड फूड या कोई सा भी खाद्य पदार्थ जमीन के पास जितना हो सके उतना न रखे, ऊंचाई पे हमेशा रखे। डस्टबिन जितनी भी आपके किचन एरिया में, सारी डस्टबिन लिड के साथ होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए, चाहे वो फूड के लिए हो चाहे नॉन फूड के लिए हो। धर्मशिला नारायणा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सॉस वाली बात मैंने आपको बता दी, मांगने पे ही सॉस देना है ताकि हम ईट राइट कैंपस का पालन कर सके। अब आपके यहाँ पे जो चिंता का विषय है हमारे धर्मशिला नारायणा आप लोग का, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। कपड़े का प्रयोग कभी भी बर्तन पोंछने में नहीं करना है। अगर एक बर्तन में, मान लेते हैं इस बर्तन में कोई इन्फेक्शन है, इस कटोरी में कोई इन्फेक्शन है, और आप इसी कपड़े से ये कटोरी भी पोंछ रहे हैं और बाकी दूसरी कटोरियां भी पोंछ रहे हैं, तो ये कपड़ा ही आपके लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, एक जगह की गंदगी सब जगह पहुंचा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कपड़ा नहीं प्रयोग करना, बल्कि जब बर्तन धो लिया तो पलट के सूखने के लिए रख दे, खुद से वो सूख जाए, या तुरंत अगर देना है तो पेपर टॉवेल का प्रयोग कर ले, नैपकिन का प्रयोग कर ले, टिश्यू का प्रयोग कर ले, लेकिन इस तरीके का कपड़ा प्रयोग नहीं करना है। आपके यहाँ भी वही चिंता है, वही परेशानी है, डब्बों का प्रयोग मत करें, इसकी जगह स्टेनलेस स्टील के बर्तन लाएं, इस तरीके के डब्बों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वही पुराने कारण से न तो वो साफ हो सकता है, ना डिसइंफेक्ट हो सकता है। अगली बात, आपके यहाँ फिर वही बात है, किचन एरिया में भी खुली डस्टबिन पाई गई, डस्टबिन हमेशा कवर्ड रखेंगे। अब अगर आपके यहाँ पे खाद्य पदार्थ का इस तरीके से, जहां पे भी आपने प्रेप सिंक रखा है, देखिए आपके यहाँ पे प्रेप सिंक भी वही है आपके यहाँ पे, और वही पास में खाना बन रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर ये जो हम धुलाई कर रहे हैं सब्जी की, फल की या खाद्य पदार्थ की, वो इतने साफ और इतने हाइजीनिक तरीके से करें जिससे कि हमारे दूसरे एरिया में इससे नुकसान ना पहुंचे। ये एक चिंता का विषय आपके यहाँ देखा गया। ये जो इस तरीके की फ्लेकिंग है, पपड़ी है, पेंट का उखड़ना है, ये उखड़ के खाने में कब गिर जाएगा पता नहीं लगेगा। आपके यहाँ पे कुंदरू उस दिन बॉयल हो रहा था, आपके यहाँ पे सब्जियां खुले में बॉयल हो रही थी, अगर ये पपड़ी, ये पेंट उखड़ के खाने में चला गया, आपको पता भी नहीं लगेगा, और सीधे खाना किस कैटेगरी में आ जाएगा, असुरक्षित। और असुरक्षित क्या है हम सबके लिए? सबसे चिंता। हमारा कस्टमर, हमारा पेशेंट, हमारे डॉक्टर, हमारे विजिटर तो बीमार होंगे ही होंगे, हमारे ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, हमारे को जेल या फाइन भी हो सकता है। तो देखने में तो ये छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी कर सकती है, तो इसको भी सुधार आपको लाना है। चॉपिंग बोर्ड की हालत, अगर चॉपिंग बोर्ड में आपको इस तरीके से दिखने लगा कि उसमें ग्रूव्स बन गए हैं, उसमें गड्ढे हो गए हैं, तो निश्चित बात है ये जो फाइबर है, ये जो प्लास्टिक है, ये उखड़ उखड़ के आपके खाने में आ रहा होगा और लोगों के पेट में जा रहा होगा, तो तुरंत ऐसा चॉपिंग बोर्ड आप लोग बदल दें। लोहे के चाकू के प्रयोग करने से जितना हो सके बचे, लोहे के चाकू का प्रयोग नहीं करना है, स्टेनलेस स्टील के चाकू का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर इसमें रस्टिंग होगी, इसमें जंग लगेगा, तो वो आपके खाने के साथ भी जाएगा और फिर वो पेशेंट को, डॉक्टर्स को, आपके विजिटर्स को परेशान करेगा। डब्बों की बात हम लोगों ने कर ली। तेल की, जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमें बचा हुआ तेल दिख रहा है, अब आपसे हमने क्या कहा था, तेल बचा हुआ दोबारा प्रयोग नहीं करना है, चाहे तड़के में, चाहे पराठा बनाने में, चाहे छौके में। ये तेल कहाँ जाना चाहिए? ये तेल एक डब्बे में जाना चाहिए, उस डब्बे पे लिखा होना चाहिए डिस्कार्डेड ऑयल, यानी ऐसा ऑयल जो हमको बाहर दूसरी एजेंसी को देना है। ऑयल का अगर रीयूज आप कर रहे हैं तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। देखिए इस तरीके का अगर आपकी कढ़ाई की हालत हो रही है फ्राइंग की, तो निश्चित रूप से ये बहुत चिंता की बात है। आपको इस यूटेंसिल को, आपको इस बर्तन को तुरंत हटाना है, नहीं तो आप अपने पेशेंट की, अपने डॉक्टर्स के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके यहाँ एक अच्छी बात हम लोग को लगी, जो अच्छी बात है वो भी बताते हैं। आप फोर्टिफाइड तेल का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस एफ वाला।
फोर्टिफाइड तेल मतलब इसमें कुछ ऐसे विटामिन है जो स्वास्थ्य के लिए बड़े अच्छे होते हैं, तो ये एक अच्छी बात आप कह रही, वो भी हम लोगों ने भी नोट किया, वो भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है। आप लोगों ने जो वॉशरूम रखा है, उस वॉशरूम की हालत बहुत खराब थी, और ये वॉशरूम ऐसी जगह पे था जो कि खाद्य पदार्थ में, जहाँ पे लोगों को खाना आप दे रहे हैं, सर्व हो रहा है, वहां था, और साथ में आपके कैश काउंटर के पास था। अगर ये वॉशरूम प्रयोग नहीं हो रहा तो ये वॉशरूम पूरा बंद कर दें, इस पे ताला लगा दें, और अगर प्रयोग हो रहा है तो फिर इसकी सफाई का ध्यान रखें। इस तरीके का वॉशरूम बिल्कुल बिल्कुल नॉन कंप्लायंस है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके यहाँ पे भी वही परेशानी एल्यूमिनियम के बर्तन की है, धीरे 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 कोशिश करके एल्यूमिनियम के बर्तन हटा दें। एक और अच्छी बात हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, जो हमारा बर्तन धोने की जगह है, उस बर्तन धोने की जगह पे आप क्या लगा दें, उस बर्तन धोने की जगह पे एक मिनट बस। जो इस तरीके की बर्तन धोने की जगह है ना, वहां पे हो सके तो एक पीवीसी कर्टेन यानी प्लास्टिक का पर्दा ऐसा लगा दे, ताकि यहाँ की गंदगी बाकी एरिया में या पानी के छींटे बाकी एरिया में ना जाए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस माना जाएगा कि हाइजीनिक तरीके से बर्तन वॉश हो रहे हैं। आप लोगों ने बताया कि ये आपका स्टोरेज एरिया है जो कि कुछ रेनोवेशन चल रहा है, तो उसको हमारा आग्रह है। अभी हम लोगों ने एलर्जन मैनेजमेंट की बात की, हमने हाई रिस्क की फूड की बात की, तो आपको दो बातें स्टोरेज एरिया में ध्यान रखनी है। खाने के सामान के साथ बिना खाने वाला सामान नहीं रखेंगे। यहाँ पे कई सारे ऐसे सामान हैं जो खाने का नहीं है, वो भी रखा हुआ है, वो साथ में नहीं रखेंगे। और दूसरा, एलर्जन और नॉन एलर्जन वाला ऊपर या नीचे वाला आपको ध्यान रखना है। एलर्जन मटेरियल हमेशा नीचे की रैक में, और नॉन एलर्जन मटेरियल हमेशा ऊपर की रैक में रखना है, जिसकी हमने बात की। ये एरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कूड़ा करकट नॉन फूड आइटम आपके खाने वाली जगह पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जमीन पे कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं रखेंगे, ये भी निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस प्लास्टर की फ्लेकिंग की हम लोगों ने बात की, तुरंत इसको रिपेयर कराना है। जहां पे भी खाद्य पदार्थ है वहां इस तरीके का प्लास्टर, इस तरीके का सीपेज, इस तरीके का पपड़ी नहीं होना चाहिए। बर्तनों की हमने बात की। अब आपके यहाँ पे थ्री सिंक मेथड नहीं प्रयोग हो रहा, आपको क्या करना है, वही जो हम लोगों ने चर्चा की थी। सबसे पहला वॉश यानी साबुन के पानी में धोया, रिंस यानी साफ के पानी में धोया, और फिर तीसरा थ्री सिंक कंपार्टमेंट में क्या होता है, सैनिटाइज, यानी आपको क्लोरीन वाला सैनिटाइजर प्रयोग करना है। कोविड का समय चल रहा है, क्लोरीन की टैबलेट से हम आपको बर्तन सैनिटाइज करके 50 ppm क्लोरीन से उसके बाद रखना है, पलट के रखना है, सीधा नहीं पलट के रखना, और हवा में सूखने को रखना है, कपड़े का प्रयोग नहीं करना है। ये थ्री सिंक कंपार्टमेंट इसीलिए होता है, पहले में आप करते हैं वॉश, पहले तो उसमें से गंदगी जो है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आपने निकाल दिया डस्टबिन में, वॉश, रिंस, सैनिटाइज, और उसके बाद गड़बड़ क्या है, अगली गड़बड़ आपके यहाँ क्या है, इस तरीके का पाउडर, वॉशिंग पाउडर, फेना, इनका प्रयोग नहीं करना है। क्यों? ये वॉशिंग पाउडर, फेना, कास्टिक सोडा भी नुकसान करता है। अगर लगा रह गया किसी भी बर्तन में और लोगों ने उसको खाया तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो बर्तन धोने के डिटर्जेंट है, विम है, प्रिल है, लिक्विड डिटर्जेंट है, उनका ही प्रयोग करना है। इस तरीके से डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब जैसे देखिए, यही एरिया मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे पीवीसी कर्टेन या प्लास्टिक कर्टेन लगा के इसको ढक दे, तो ये आप लोगों के लिए भी सहूलियत का विषय है और हमारे लोग के लिए भी सहूलियत का विषय है। एक दूसरी बात आपसे चर्चा करनी है, देखिए आपके किचन में जो पानी का बहाव है, ये कोने की ओर है। देखिए यहाँ आके पानी इकट्ठा हो रहा है। जहां पे भी पानी इकट्ठा होता है वहां पे कभी कोई ऐसी चीज नहीं रखते जहां पे कि हम खाना बना रहे हो या स्टोरेज है। तो ये चूल्हा यहाँ से हटा के आप ऐसी जगह लगाएं जहां पे पानी इकट्ठा ना हो रहा हो। जब ये जगह खुली रहेगी और पानी इकट्ठा आपको दिखेगा तो आप वाइपर से साफ सफाई भी कर सकते हैं, वरना ये जगह पे ही मच्छर, मक्खी, कीटाणु आएंगे और वो आपके खाने में डायरेक्ट खाने का हिस्सा बन जाएंगे। आपके यहाँ पे सबसे चिंता की विषय क्या है, आपके यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी शेल्फ लाइफ का बिल्कुल भी प्रयोग स्टोरेज में नहीं है।
जैसा अभी हमने आपको BLK के लिए दिखाया था, हर प्रोडक्ट के लिए कितने तारीख को आया और कितने तारीख तक वो प्रोडक्ट रहेगा, इस चीज का स्टिकर आपके यहाँ पे लगना आवश्यक है। इसके अलावा भी कई सारी फोटोज है जिनके विषय में हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको हम लोगों ने वहीं पे बात करी थी और आपसे आग्रह है कि आप इस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से उन कमियों को दूर करेंगे। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई कमी, कोई कमेंट आप करना चाहें, कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में, आज की वर्कशॉप, आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बेसिक बातें हैं फूड सेफ्टी की वो आपको बताई जाए और जो कमियां हैं आपके यहाँ उसकी सुधार करा जाए। कोई बात जो आप पूछना चाहें, कोई बात जो आप करना चाहें, आप चर्चा कर सकते हैं। कोई विषय बताना चाहे, अपना अनुभव शेयर करना चाहे। धर्मशिला नारायणा से लोग जुड़े हुए हैं, अनम्यूट करके बता दे। धर्मशिला नारायणा से कोई नहीं है? ठीक है, ठीक। तो इसी के साथ फिर आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग में जितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन हमें भेजा है उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। उन लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होगा, 2 साल के लिए वैलिड होगा, FSSAI की ओर से दिया जाएगा। गर्व से वो सर्टिफिकेट डिस्प्ले करें, लोगों को बताएं कि हम एक प्रमाणित फूड सेफ्टी सुपरवाइजर है। कानून के हिसाब से भी हर प्रांगण में एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का होना जरूरी है और हर 25 व्यक्ति पे भी एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का होना जरूरी है। तो आपके सर्टिफिकेट्स ईमेल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे और हार्ड कॉपी जो है उन सर्टिफिकेट्स भी आप तक पहुंचाई जाएगी। एक छोटा सा सेरेमनी करके आपको हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कैंपस ईट राइट कैंपस हो। एक आपसे आग्रह है, यदि आप अपना कैमरा ऑन करें तो हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कौन कौन जुड़ा हुआ था, उनकी अटेंडेंस भी हो जाएगी। अगर आपका फोन परमिट करता हो तो कृपा करके अपना कैमरा ऑन कर ले। मेरी आवाज कैमरा ऑन का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। कैमरा ऑन का ऑप्शन आ गया। एक और हमारे कैमरा ऑन का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे में। अच्छा, हमारे सुरेंद्र सर ने ऑन कर लिया है, हमारे BLK मैक्स हॉस्पिटल में ऑन हो गया है। अशोक जी, आप जो BLK मैक्स हॉस्पिटल से लोग जुड़े हैं वो या तो उनके साथ हो जाए। अंकुर मेहरोत्रा सर आप ऑन कर सकते हैं, बिष्ट एंड अनुबिष्ट जी, गौरव शर्मा जी, मोहन जी, राजू जी, करम सिंह जी, अगर एक बार कैमरा ऑन कर लें आप तो अटेंडेंस लेके हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आ गया सर? अभी तक तो नहीं आया अशोक जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाकी राजू जी, मोहन जी, रोहित गौतम जी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कार्यशाला, आज की वर्कशॉप यहीं समाप्त करते हैं और आपसे फिजिकली जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा मिलेंगे। उम्मीद है आज के सत्र में जो बातें आपने सीखी है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे भी लोगों को बताएंगे और इन कमियों को दूर करेंगे। धन्यवाद। भेजा था हमें, हमारे पास